Students, there might be some kind of electrical issues. I'm facing some kind of uh, electric fluctuations. So session might end. Okay. So be patient. I will rejoin. Okay. So we are starting with insulin production. Okay. So what is insulin? First of all, yes. इंसुलिन क्या होता है दिख रहा है ना सबको आवाज आ रहा है okay. Yes, sir. Yeah, what is insulin, right? What is insulin? क्या होता है इंसुलिन? Any idea? Can you contribute? Yes. So what is insulin? Hello. Hormone. Okay. और कुछ? इंसुलिन. With यस. ऋतुजा कुछ बोला तुमने? आवाज आया कुछ ऐसा बोलने का? यस श्रुति, प्रीतम. insulin is hormone which breaks the glucose in blood. ओके. ब्रेक्स डाउन करता है. ओके. और कुछ? यस. नारायण. नारायण. Sir, control the amount of glucose. यस. ओके. गुड गुड. ठीक है. और कभी बनता है इंसुलिन का प्रोडक्शन कभी हाई रहता है? यस. ये बता सकते हो कोई? इंसुलिन का प्रोडक्शन कभी हाई रहेगा? यस. ओके. सो इंसुलिन का तो पहले थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते हैं एंड इट इज़ नेसेसरी कि आप समझे ये सर सब बेसिक्स. ओके. एक मिनट. Okay, so we are starting with basics. थोड़ा सा बेसिक है. ठीक है. तो so इसमें क्या होता है? हमारे बॉडी में जो ब्लड ग्लूकोज है, ठीक है, ब्लड ग्लूकोज ब्लड ग्लूकोज किसके लिए यूटिलाइज करते हैं? ठीक है. तो जो ग्लूकोज है, ब्लड ग्लूकोज एज इन ब्लड कैरिंग ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स. ठीक है. एंड यू ऑल नो कि ग्लूकोज इज ईजिली जो ईजी एंड फास्ट एसिमुलेट होता है, ऐसा शुगर है. ठीक है. इट इज़ मच मोर प्रेफर्ड सोर्स ऑफ एनर्जी. ठीक है. इन कंपैरिजन टू अनदर कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड मॉलिक्यूल्स जो भी है. ओके. सो ब्लड ग्लूकोज को कैसे फिर रेगुलेट किया जाता है? इसको कैसे रेगुलेट किया जाता है ये इम्पोर्टेंट है. इसका रेगुलेशन अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो यू कैन ईजिली सर्च थ्रू लेनिंजर बुक. उसमें काफ़ी डिटेल्ड में दिया हुआ, एकदम डिटेल में दिया है, बहुत अच्छे से दिया. तो आई विल रिकमेंड कि यू कैन गो एंड रीड लेनिंजर बुक. एकदम अच्छे से दिया हुआ है. आई थिंक तुम लोग के शायद TY में रहेगा, बट आई डोंट नो. ओके, चलो आगे चलते हैं. सो ग्लूकोज को रेगुलेट करना रहता है, राइट? कैसे करेंगे रेगुलेट? तो देखो, कभी ग्लूकोज का क्वांटिटी कभी ज़्यादा होता है व्हेन यू ईट फूड. ठीक है. जैसे आपने खाना खाया, आपका क्या हुआ, आपके जो फूड है वो स्टमक के थ्रू इंटेस्टाइन में गया, राइट? है कि नहीं? स्टमक के थ्रू इंटेस्टाइन में गया. होपफुली ऑल नोस कि कैसे फूड किधर किधर से जाता है, इंटेस्टाइन. यस, राइट. तो होपफुली आपको पता है इंटेस्टाइन में भी दो टाइप के होते हैं. स्मॉल, उसको डिवाइड किया जाता है स्मॉल एंड लार्ज. ठीक है. ठीक है. ओके.
ठीक है। तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन को हम लोग ड्यूडेनम, जिजेनम, इलियम में इसको ब्रेक मतलब सेपरेटेड है। एंड लार्ज इंटेस्टाइन सीकम, कोलन, रेक्टम, ठीक है। और इधर से फिर वो पूप बन के बाहर निकल जाता है, मतलब बेसिकली एक्सक्रीट किया जाता है, ठीक है। ओके, एंड फूड हम लोग को पता है किधर से खाते हैं हम लोग, माउथ के थ्रू जाता है, फेरेक्स लैरिक्स के थ्रू फिर स्टमक में जाता है, ठीक है। ओके, सो ये सबको पता है। आगे चलते हैं। सो क्या होता है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में, क्या होता है जो कार्बोहाइड्रेट्स है, स्पेशली कार्बोहाइड्रेट्स है, उसको ऑब्वियसली जब आप खाना खाते हो तो जो स्टमक में एंड इंटेस्टाइन में जो फूड मटेरियल है, इट इज़ बीइंग ब्रोकन डाउन, ठीक है। तो आपको उसमें से कार्ब्स निकल जाते हैं, मतलब एज इन फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। some nutrients is utilized by microorganism present है, एंड बाकी बाकी जो न्यूट्रिएंट्स है, इट इज एब्जॉर्ब बाय आवर बॉडी, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, ग्लूकोज निकलता है, ठीक है। ये खाने के बाद का बोल रहा हूँ। तो खाने के बाद क्या होता है, जो ब्लड ग्लूकोज है उसका जो ग्लूकोज का कॉन्सेंट्रेशन लेवल है, इट स्पाइक्स, क्योंकि क्या होता है इंटेस्टाइन में से क्या हो रहा है, जो ग्लूकोज एब्जॉर्ब हो रहा है वो डायरेक्टली ब्लड कैरी करके लेके जा रहा है, ठीक है। तो ब्लड ग्लूकोज के ब्लड में जो ग्लूकोज का लेवल है वो स्पाइक होता है, मतलब इंक्रीज होता है, ठीक है। अभी फिर इसको तो ऑब्वियसली जब भी आप बोलते हो ब्लड जो ग्लूकोज लेवल रहता है वो एक पर्टिकुलर रेंज में रहना चाहिए, ठीक है। एक पर्टिकुलर रेंज में से आगे जाएगा तो क्या होगा, डायबिटीज़ होगा। उससे कम रहेगा तो फिर ऑब्वियसली ब्लड ग्लूकोज लेवल बहुत कम होगा, तो फिर वन कैन गो टू कोमा ऑल्सो, ठीक है। कोमा में जा सकता है इजीली, ठीक है। अगर 5 to 10 के नीचे रहेगा, 20 के भी नीचे रहेगा, तो कोमा में जाने का चांसेस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। क्योंकि ग्लूकोज ब्रेन का रिक्वायरमेंट मेन वही है, ग्लूकोज है, ठीक है। और अगर ब्रेन के पास न्यूट्रिएंट अवेलेबल नहीं है तो इट विल डाई ऑफ एंड इट विल नॉट फंक्शन, सिंपल है, ठीक है। ओके, सो ये मेन है। आगे चलते हैं। या सो ठीक है, तो ये हम लोगों ने देखा जब ग्लूकोज लेवल हाई रहता है तब कैसे काउंटरैक्ट करता है। तो जो इसमें ग्लूकोज का लेवल हाई हो गया तो जो पैनक्रियास में बीटा सेल्स ऑफ लैंगरहैंस बोलते हैं, तो वो क्या करता है, इंसुलिन प्रोड्यूस करता है, ठीक है। और जो एक्सेस बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स को मेटाबोलाइज करना रहता है, तो एक्सेस जो ग्लूकोज है उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट किया जाता है। तो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट किया जाता है। होपफुली यू नो ग्लाइकोजन इज अ स्टोरेज मटेरियल, ठीक है। तो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट किया जाता है एंड ये लीवर में स्टोर होता है, ठीक है। लीवर में स्टोर होता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट थिंग इज जो तो हम लोगों ने देखा कि जब ब्लड लेवल स्पाइक होता है खाना खाने के बाद तो इंसुलिन प्रोड्यूस होता है, ठीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग इज जब फॉर एग्जांपल इफ यू आर फास्टिंग, ठीक है, फास्ट कर रहे हो, फास्टिंग इज कॉमन इन इंडियन पीपल, ठीक है। फास्टिंग कर एंड हमने फास्ट किया तो बेसिकली आपका जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो नॉर्मल से भी रिड्यूस हो जाता है। इन दिस केस लीवर क्या करता है, लीवर के पास ग्लाइकोजन अवेलेबल है, स्टोर्ड ग्लाइकोजन है, तो इसको क्या करता है, उसको तोड़ देता है, ठीक है। देयर इज एंजाइम्स इन्वॉल्व, ठीक है। तो इसको तोड़ देता है ग्लूकोज में एंड ग्लूकोज ब्लड स्ट्रीम में चले जाता है। तो क्या होता है, आपका जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो मेंटेन रहता है। तो दिस इज रेगुलेशन। अगर ज़्यादा ग्लूकोज है तो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाएगा एंड कम ग्लूकोज है तो ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट होके बैलेंस आउट करेगा। सो होपफुली थोड़ा ओवरव्यू समझ में आ रहेगा आपको इसके बारे में। यस, समझा? सर। ओके, यस नाउ सर। ठीक है। सो आप बोलोगे कि फिर इंसुलिन क्यों लेते लोग, तो दो टाइप के डिजीज़ होते हैं, राइट।
इंसुलिन लेना मतलब क्या हो रहा है, इंसुलिन प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, ठीक है, या इंसुलिन प्रोड्यूस हो रहा है बट एट नॉट एट दैट स्केल, ठीक है, सिंपल। ओके, सो हम लोगों ने क्या क्या देखा अभी, इंसुलिन कभी प्रोड्यूस होता है, एंड दूसरा एक एंजाइम है जो ब्लड लेवल को कंट्रोल करता है या रेगुलेट करता है, ठीक है, ब्लड ग्लूकोज लेवल को रेगुलेट करता है, ठीक है। तो इंसुलिन प्लेज अ मेजर रोल। एंड स्पाइक का भी होता है, इंसुलिन का स्पाइक का भी होता है आफ्टर ईटिंग फूड, ठीक है। अगर आपने आपके अगर घर पे किसी को इंसुलिन इंजेक्शन रहेगा तो काफ़ी पेनफुल रहता है, क्योंकि इंसुलिन के शॉट्स या इंजेक्शंस मारने पड़ते हैं पेट में, ठीक है। एंड जो पेशेंट है वो काफ़ी ज़्यादा बहुत ये रहता है, तो उसको पेट में इंजेक्शंस मारने पड़ता है। एंड इट हैपन्स एवरी डे आफ्टर ईटिंग फूड, ठीक है, या इंसुलिन शॉट्स मारने पड़ता है, एंड इट इज़ वेरी पेनफुल वे ऑफ लिविंग, ठीक है। ओके, नाउ इंसुलिन के बारे में, ओके, सो अभी हम लोग डिजीज़ के बारे में हम बात कर रहे थे। जब बोलते हैं ना नॉर्मल, अगर लेमन्स लैंग्वेज में इसको ग्लूकोज है, ग्लूकोज का बीमारी, बट बेसिकली इट इज़ डायबिटीज़, ठीक है। एंड देयर आर टू टाइप्स ऑफ डायबिटीज़, टाइप 1 एंड टाइप 2। सो होपफुली यू नो द डिफरेंस बिटवीन टाइप 1 एंड टाइप 2। नहीं पता है तो हम लोग देख लेते हैं, किधर है भाई, इधर, ठीक है। तो इधर लीवर का मेन रोल रहता है, क्योंकि जो लीवर एंड पैनक्रियास का मेन रोल रहता है जो ब्लड ग्लूकोज लेवल को रेगुलेट करता है, ठीक है। ओके, एक मिनट, हाँ, एक मिनट, कौन है भाई, अच्छा, ठीक है। तो टाइप 1 में क्या होता है आपका, जो बीटा सेल्स ऑफ पैनक्रियास है वो एक्चुअली एक टाइप का ये है, क्या बोलते हैं, ऑटो इम्यून डिजीज है, ठीक है। ऑटो इम्यून डिजीज मतलब जो बीटा सेल्स ऑफ बीटा सेल्स ऑफ लैंगरहैंस जो पैनक्रियास में है, ठीक है। ओके, सो ये क्या होता है, सेल, दीज आर ऑटो इम्यून डिजीज, मतलब क्या होता है, ये सेल्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ठीक है। अपना हमारा ही बॉडी डिस्ट्रॉय कर देता है बीटा सेल्स ऑफ बीटा सेल्स ऑफ जो पैनक्रियास में, जो बेसिकली आपका इंसुलिन प्रोड्यूस कर रहा है, ओके। और आप बोल रहे हो तो बीटा सेल्स है, बट देयर आर आल्सो अल्फा सेल्स। अल्फा सेल्स आपके दूसरे टाइप के एंजाइम्स प्रोड्यूस करते हैं जो लीवर में ग्लाइकोजन को तोड़ देता है, ठीक है, उसको अल्फा सेल्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये बीटा सेल्स को जो है डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब बीटा सेल डिस्ट्रॉय होगा मतलब इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन की तरह, हम लोग जेनेटिक्स पढ़ रहे हैं, तो इंसुलिन प्रोड्यूसिंग की तरह तुम्हारा इधर बीटा सेल्स में, ठीक है, इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन, ठीक है। अभी सेल्स ही डिस्ट्रॉय हो गया तो इंसुलिन प्रोडक्शन कौन करेगा, कोई नहीं करेगा, सिंपल। दिस गिव राइज टू टाइप 1 डायबिटीज, ठीक है। अभी टाइप 1 डायबिटीज में अब किसको होता है, तो मेन है आपका पहले तो काफ़ी ज़्यादा इन एडल्ट्स देखा गया था, बट नाउ इट इज़ बीइंग सीन इन एज मतलब एज फ्रॉम एज लाइक 14 बच्चे लोगों में भी डायबिटीज़ दिख रहा है, ठीक है, ओके। तो पहले नहीं दिख रहा था, अभी दिख रहा है, क्यों दिख रहा है, इसके बहुत सारे रीजंस है। क्या क्या रीजंस है, एक तो आप आर्टिफिशियल शुगर यूटिलाइज कर रहे हो, ओके, शुगर बेसिकली आप चीनी यूटिलाइज करो, दैट इज़ वेरी वेरी बैड फॉर हेल्थ, ठीक है, ओके, हेल्थ के लिए बहुत बेकार है। यू आर ईटिंग प्रोसेस्ड फूड, इट इज़ ऑल्सो, प्रोसेस्ड फूड में क्या आता है आपका, मैगी हो गया या आपका चिवड़ा हो गया, ठीक है, दीज आर प्रोसेस्ड, मतलब खाना कब से बना के रखा है और आपने, मतलब पैकेज फूड रहता है, जितने भी प्रोसेस्ड या पैकेज फूड रहते हैं वो अच्छे नहीं रहते, ठीक है। मैं दाल वाल की बात नहीं कर रहा हूँ, खाली पैकेज फूड रहता है, ठीक है, ओके, मतलब पैकेज मतलब उसको गर्म नहीं किया है, ओके। प्रोसेस्ड में आपका जैसे आपका नमकीन हो गया, चिवड़ा हो गया, उसमें हाई अमाउंट ऑफ सॉल्ट और फिर MSG रहता है, आपको पता रहेगा, ठीक है, एंड शुगर रहता है किसी किसी में भी। तो शुगर वाले प्रोडक्ट्स एंड प्रोसेस्ड फूड जिसमें बहुत सारे एडिटिव्स और प्रिजर्वेटिव्स रहते हैं,
उसको भी अवॉइड करो तो आपको डायबिटीज़ नहीं होगा, ठीक है। एंड एक और चीज़ है लैक ऑफ एक्सरसाइज, ठीक है, मैं होलिस्टिक बता रहा हूँ पूरा, ठीक है। लैक ऑफ एक्सरसाइज, एक्सरसाइज भी नहीं हो रहा है तो आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल कंट्रोल नहीं होगा, ठीक है, आगे जाके नहीं होगा। लैक ऑफ एक्सरसाइज, तो आपको ये अगर आपको हेल्दी रहना है तो यू हैव टू कट शुगर, ठीक है, यू हैव टू अवॉइड प्रोसेस्ड फूड एंड यू हैव टू गो फॉर एक्सरसाइज, इवन यू कैन गो फॉर योगा, प्राणायाम, प्राणायाम अलग रहता है, ठीक है, योगा यू कैन गो यू टू योगा और यू कैन गो फॉर जिम, ठीक है, आपको जो करना है कर सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग इज टाइप 2 डायबिटीज। इसमें आपका क्या हो रहा है, इंसुलिन इज बीइंग प्रोड्यूस्ड, बीटा सेल्स बराबर है, इंसुलिन प्रोड्यूस हो रहा है। तो आप बोलोगे इंसुलिन प्रोड्यूस हो रहा है तो फिर क्या क्या फ़र्क पड़ता है? इंसुलिन प्रोड्यूस हो रहा है बट जो इंसुलिन जो रिसेप्टर्स जो रिसेप्टर सेल्स में जाने चाहिए वो दे रिसेप्टर सेल क्या होता है, रिसेप्टर सेल्स रिसेप्टर जो मॉलिक्यूल्स रहते हैं पर्टिकुलर सेल में, इंसुलिन उधर जाके वो सेल्स को एक्टिवेट करता है एंड देन क्या होता है ग्लूकोज को फिर कन्वर्ट किया जाता है इनटू इंसुलिन, सॉरी ग्लाइकोजन, ठीक है, एक्सेस ग्लूकोज को। अभी क्या हो जाता है, इन दिस केस इंसुलिन इज बीइंग प्रोड्यूस्ड एट गुड लेवल बट जो इधर जो रिसेप्टर मॉलिक्यूल है इट इज बीइंग इनसेंसिटिव, ठीक है, इनसेंसिटिव हो जाता है, ठीक है, इनसेंसिटिव हो गया तो क्या होगा, ऑब्वियसली ये डिटेक्ट नहीं करेगा और सेल्स विल नॉट रेगुलेट द ब्लड ग्लूकोज लेवल, सिंपल है। फिर से बोल रहा हूँ, इंसुलिन प्रोड्यूस हो रहा है टाइप 2 डायबिटीज़ में बट आपका जो रिसेप्टर मॉलिक्यूल है जिधर जाके मेटाबोलाइज हो जाता है शुगर को, शुगर मेटाबोलाइज या ग्लूकोज मेटाबोलाइज हो जाता है, उसका रिसेप्टर ही इंसेंसिटिव हो जाता है, ओके, इन दिस केस टाइप 2 डायबिटीज़ में। एंड अगर इंसेंसिटिव हो गया तो कितना भी इंसुलिन प्रोड्यूस हो तो वो रिकग्नाइज करने से मना कर देगा, ठीक है, ओके, रिकग्नाइज करने से मना कर देगा, सिंपल है, ओके। एक पर्टिकुलर लेवल पे इंसुलिन रहेगा तो रिकग्नाइज करने से मना कर देगा, इंसुलिन एक बहुत कम लेवल पे प्रोड्यूस होता है। तो इधर भी इंजेक्शन शॉट दिए जाते हैं इंसुलिन के, तो क्या हो जाता है, ये ग्लूकोज प्लस जो नॉर्म आप इसमें क्या बोलते हैं एडिशनली इंसुलिन प्रोवाइड कर रहे हो, तो इसके वजह से क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इंसुलिन इंक्रीजेस एंड ये कहीं ना कहीं बाइंड कर लेगा, ठीक है, तो इस हिसाब से आपका जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो कंट्रोल में आता है, ठीक है। तो इन दिस केस टाइप 2 डायबिटीज़ में आपको एक्सेस इंसुलिन प्रोवाइड करना है, टाइप 1 डायबिटीज़ में जितना लेवल है उतना ही आपको इंसुलिन प्रोवाइड करना है, ठीक है, ये फ़र्क है। होपफुली समझ में आ रहा है, के ऊपर से आ रहा है, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, ओके, चलो फिर इंसुलिन का मैं बता देता हूँ हिस्ट्री। तो इंसुलिन बाकी एनिमल्स में भी बनता है, ठीक है, बाकी एनिमल्स में भी बनता है। तो फिर तो साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, इंसुलिन निकाला दूसरे एनिमल से, ठीक है, उधर से प्योरीफाई किया, जैसे पिग हो गया, पिग से, काउ से, ठीक है, उसको एक्सट्रैक्ट किया, प्योरीफाई किया, ठीक है, आइसोलेट प्योरीफाई किया, ठीक है, एंड देन उसको ह्यूमंस में इंजेक्ट किया, ठीक है, ओके। तो सोर्स इज पिग, ह्यूमन, पिग हो गया, काउ हो गया। तो आपको क्या लगता है क्या हुआ रहेगा, कंट्रोल में आया रहेगा या कुछ और हुआ रहेगा, आप क्या गेस कर सकते हैं? इंसुलिन काउ से निकाला या पिग से निकाला, ठीक है, और ह्यूमंस में इंजेक्ट किया, यस, क्या हुआ रहेगा, यस बता सकते हो, एनी आइडिया? इंक्रीज हुआ होगा, हाँ, इंक्रीज, इंक्रीज, प्रोडक्शन इंक्रीज, हाँ, प्रोडक्शन कैसे इंक्रीज हो, मैं आर्टिफिशियल मतलब
इंसुलिन कहीं और से निकाल रहा हूँ, ठीक है, और दे रहा हूँ। कंट्रोल हुआ सर, हाँ हाँ, ये शुरू तुझे कंट्रोल हुआ होगा। कंट्रोल हुआ ये होगा, ओके। और कुछ? देखो मैं किधर से निकाल रहा हूँ इंसुलिन, पिग से निकाल रहा हूँ, काउ से निकाल रहा हूँ। ये फाइलोजेनेटिकली रिलेटेड है क्या, सेम है क्या एज ह्यूमंस? तो जब सर मैं इंसुलिन निकाल रहा हूँ इधर अगर से, तो ये क्या है, दिस इज अ फॉरेन ओरिजिन, समझ रहे? हाँ, किसी को कुछ बोलना था, बोलो ना। हाँ सर मेरे को बोलना था, वो अगर पिग और काउ से निकालेंगे तो अपनी बॉडी रेजिस्ट नहीं करेगी क्या उसको? हाँ, रेजिस्ट मतलब ऑब्वियसली इम्यून रिस्पॉन्स आए जनरेट होगा। करेक्ट वर्ड इज इम्यून रिस्पॉन्स, ओके। तो इम्यून रिस्पॉन्स विल बी जनरेटेड, ठीक है। ऑब्वियसली इंसुलिन इज बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय पिग एंड काउ, ठीक है, उनका है, ठीक है, सोर्स वो है। तो ऑब्वियसली क्या बोलते हैं, आपका इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होगा एंड ऑब्वियसली एलर्जिक रिएक्शंस होंगे। कंट्रोल हुआ बट एलर्जिक रिएक्शंस हो, तो इज तो ऑब्वियसली ये फिर बंद करना पड़ा, ठीक है। ऑब्वियसली बंद करना पड़ा तो उसका अल्टरनेटिव भी ढूंढना पड़ेगा। तो साइंटिस्ट केम अप विद कि हम लोग क्या करते हैं, इंसुलिन इंसुलिन हम लोग बैक्टीरिया से बैक्टीरिया या यीस्ट हो गया, उधर से प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। बट बैक्टीरिया इन यीस्ट में इंसुलिन रहेगा क्या, ये बताओ? नहीं। ऑब्वियसली नहीं, क्यों? उनके उसमें वो यूकैरियोटिक सिस्टम नहीं है, फर्स्ट। सेकंड, उनके उनको एक्चुअली ग्लूकोज लेवल हाई चाहिए रहता है, ठीक है। तो ये रेगुलेट करने का जरूरत नहीं है, एंड रेगुलेट करना रहेगा तो फिर ईएमपी एंड टीसीए पाथवे से रेगुलेट कर लें, ठीक है, ओके। तो इसे टाइप्स ऑफ इंसुलिन भी है, बट मैं इससे पहले इधर आ जाता हूँ, ठीक है। तो इंसुलिन का मैं बता देता हूँ। इंसुलिन वाज फर्स्ट अमाइनो एसिड टू बी सीक्वेंस्ड, ठीक है, फर्स्ट अमाइनो एसिड टू बी सीक्वेंस्ड, ओके। ये टोटल अराउंड 156 अमाइनो एसिड लॉन्ग है, ठीक है। इसको किसने सीक्वेंस किया था? सैंगर ने ही सीक्वेंस किया, ठीक है, सैंगर, हाँ सैंगर, सैंगर ने या मैक्सम गिलबर्ट, हाँ, ठीक है। तो ये 156 अमाइनो एसिड लॉन्ग है। अभी ये याद रखो, जो इंसुलिन है वो आपका दो, इट कंसिस्ट ऑफ टू चेन्स, ठीक है, टू चेन्स, दो चेन से बना हुआ है। कौन सा चेन है? एक ए चेन है और एक बी चेन है, ठीक है। एक ए चेन है और एक बी चेन है, ठीक है, ठीक है। एंड फिर इन दोनों के बीच में डाइसल्फाइड ब्रिज है। होपफुली आपको पता है डाइसल्फाइड ब्रिज क्या होता है, यस, ठीक है। डाइसल्फाइड ब्रिज है, मतलब इधर सल्फर मोलिक्यूल्स है, ठीक है, ब्रिज बनाता है। इसकी वजह से चेन ए एंड चेन बी जनरेट होता है एंड ये फंक्शनल इंसुलिन बनाता है, ओके। तो मैं तो क्या होता है, अगर आप एक ही ऑर्गेनिज्म में दोनों चेन के डीएनए या सीडीएनए, क्या डालोगे, डीएनए डालोगे, सीडीएनए डालोगे? अगर मुझे बैक्टीरिया में डालना है, बैक्टीरिया में ग्रो करना है, तो मैं डीएनए डालूंगा या सीडीएनए डालूंगा? यस, सीडीएनए। यस करेक्ट, सीडीएनए डालोगे, राइट। डीएनए क्यों नहीं डालूंगा? देखो, जो डीएनए है उसमें एक्सॉन्स है, ठीक है, यूकैरियोटिक सिस्टम है ना, एंड इंट्रॉन्स है, ठीक है। अगर आप बैक्टीरिया में डालोगे तो ये इंट्रॉन्स भी एक्सप्रेस हो जाएगा, तो आपको वो चाहिए नहीं। तो आप बेसिकली क्या करोगे, इसका एमआरएनए लोगे, उसको रिवर्स ट्रांसक्राइब करके सीडीएनए में कन्वर्ट कर दो, ठीक है, परफेक्ट। तो इसमें एक्सॉन्स ही रहेंगे, इंट्रॉन्स नहीं रहेगा। समझ रहे कि ऊपर से जा रहा है? प्रणील है क्या?
यस, नारायण, रितिका, पायल, Yes, समझ sir. रहे? Yes, sir. Yes. पक्का? ऋतुजा, ऋतुजा, यस सर। Yes, sir. ओके, ठीक है। काफ़ी कम लोग हैं आज, 12 लोग हैं खाली। ओके, नाउ अब क्या करोगे? तो ये क्या है? ठीक है, तो ये इसका इंसुलिन का प्रोडक्शन का जीन है। अभी इसमें चेन ए अलग से बनता है एंड चेन बी अलग से बनता है, ठीक है, एंड दोनों फिर विद इन द साइटोप्लाज्म ये एक साथ आते हैं, ठीक है, एक साथ आते हैं और फिर ये डाइसल्फाइड ब्रिज बनाते हैं ऑटोमेटिकली। और तो इसलिए क्या किया जाता है, चेन ए को अलग से क्लोन किया जाता है एंड चेन बी को अलग से क्लोन किया जाता है, ठीक है, ताकि चेन ए को अच्छे से प्यूरिफाई करे, चेन बी को अलग से प्यूरिफाई करे, एंड देन फिर प्यूरिफिकेशन के बाद उसका जो प्रोटीन प्रोडक्ट रहेगा, ठीक है, उसको फिर मिक्स करें तो आपको इंसुलिन, परफेक्ट इंसुलिन मिल जाएगा। ओके, तो इसके लिए अगर आप मुझे इधर दिखाना पड़ेगा, एक मिनट, ठीक है। तो देखो इधर ये बैक्टीरियल सिस्टम है, cDNA यूटिलाइज किया और इंसुलिन ए चेन का cDNA, इंसुलिन बी का cDNA, ठीक है। अब ये प्लाज्मिड है, ठीक है, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट है, बीटा गैलेक्टोसिडेज है, ठीक है, बीटा गैल, ठीक है। आपने इसको ट्रांसफॉर्म कर दिया, प्लाज्मिड को अंदर डाल दिया, रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड को, ठीक है, ओके। सेल को ट्रांसफॉर्म किया, सेल को अच्छे से ग्रो किया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स रहेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा जो ये इंसुलिन बना सके। ऑब्वियसली जो ये वेक्टर है आपका नॉर्मल वेक्टर नहीं है, ये इट इज़ ए एक्सप्रेशन वेक्टर, ठीक है। होपफुली यू नो अबाउट एक्सप्रेशन वेक्टर। तो एक्सप्रेशन वेक्टर क्या करेगा? एक्सप्रेशन वेक्टर क्या करेगा कि आपका एक्सप्रेस करेगा जो भी आपका डीएनए, जीन ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, ओके। तो एक्सप्रेशन से क्या होगा, ये सारे के सारे जो प्रोटीन्स है वो आप आराम से प्यूरिफाई कर सकते हो। तो चेन ए को अलग से प्यूरिफाई कर सकते हो, चेन बी को अलग से प्यूरिफाई कर सकते हो, उसको एक पर्टिकुलर लेवल कॉन्सेंट्रेशन में मिक्स करके आपको परफेक्ट इंसुलिन मिल जाएगा, एक्टिव इंसुलिन मिल जाएगा, ठीक है। ऑटोमेटिकली वो डाइसल्फाइड ब्रिज बॉन्ड बना देंगे, हम लोग को कुछ एडिशनल करने का कुछ ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। समझा? ऊपर से गया, वापस समझो। देखो आपने इंसुलिन ए चेन, cDNA ऑफ इंसुलिन ए चेन एंड cDNA ऑफ इंसुलिन बी चेन को इंसर्ट किया, ठीक है। तो ये इसका इधर बीटा कैल नॉन फंक्शनल हो जाता है, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस आ जाए, ओके, एंड दिस इज एन एक्सप्रेशन वेक्टर, मतलब जो भी एक्सप्रेस करेगा, ठीक है। तो इधर अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग प्रोमोटर रहेगा। तो मैंने पहले भी बताया आपको, जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रोमोटर रहेगा उतना स्पीड में आपका प्रोटीन प्रोडक्शन रहेगा, ठीक है। ओके, नाउ ट्रांसफॉर्म इनटू इन इक्वल, उसको ग्रो, आपको कल्चर को ग्रो होने देना है, ठीक है। कल्चर ग्रो होने के बाद आपको उधर से क्रूड प्रोटीन एक्सट्रैक्ट करना है, क्रूड प्रोटीन से आपको उसमें आपको इंसुलिन प्रोटीन को प्यूरिफाई करना है, ठीक है। इंसुलिन प्रोटीन को प्यूरिफाई करोगे, चेन ए को अलग से करोगे, चेन बी को अलग से करोगे, ठीक है, एंड फिर उसको प्यूरिफाई करने के बाद आप उसको मिक्स करो। ऑब्वियसली मिक्स करने के बाद डाइसल्फाइड ब्रिज बन जाएगा और दिस इज एन एक्टिव इंसुलिन, ठीक है। होपफुली समझ जाओ। यस, समझा कि नहीं समझा? बता दो मुझे, समझा कि ऊपर से क्या बता दो? यस, ऋतुजा, रितिका, समझा सर। पक्का? ममता, समझा? ओके, तो इधर देखो, इधर दे रखा है पूरा, इसको, इसका लिंक मैं फॉरवर्ड कर दूंगा आप लोगों को, ठीक है।
ठीक है, तो इसमें क्या बोला है, चेन ए एंड चेन बी को अलग से आपको या चेन ए को एंड चेन बी को अलग से आपको जो इंसुलिन बनाते हैं उसको इंजीनियर करना पड़ेगा cDNA को, एंड आपको सेपरेट बैक्टीरियल प्लाज्मिड में डालना पड़ेगा और उसके साथ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बीटा कैल एज अ मार्कर। ठीक है, ओके। कल्चर ऑफ इकोलाई आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा जो पॉजिटिव कल्चर है। ठीक है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट रहेगा एंड बीटा कैल जो है एक्सप्रेशन बंद रहेगा। ओके, आई थिंक इधर बीटा कैल इसमें दिया हुआ है। ओके, बीटा कैल के साथ आपका भी इंसुलिन भी बन रहा है इधर, ऐसा हो सकता है। ओके, सो इसमें क्या बोला है, एक्चुअली ये बीटा कैल के बीचों बीच नहीं है, ये बीटा कैल के पीछे है। मतलब जैसे एक मिनट इधर आता हूँ, इधर क्या बोला, ये इधर बीटा गैलेक्टोसिडेज का जीन है। ठीक है, प्रोमोटर है और ये लैक्जेड है। ठीक है, लैक्जेड नहीं कर रहा हूँ, लैक्जेड। ओके ओके, एंड ये तुम्हारा इधर पीछे इस इन्होंने क्या किया, इंसुलिन को ऐड किया। तो ये चेन ए का एंड दूसरे उसमें चेन बी का। ठीक है, अभी आपको क्या करना है, इकोलाई में ग्रो, इकोलाई में जो ये चेन है लैकोपेरोन का, इसको इसमें आपको खाली क्या बना है, लैक्टोज प्रोवाइड करना। ठीक है, लैक्टोज प्रोवाइड करोगे तो ये जो आपका जीन है लैकोपेरोन है, इट विल स्टार्ट फंक्शनिंग। उसके साथ आपका बी चेन भी एक्सप्रेस हो जाएगा, ए चेन भी एक्सप्रेस हो जाएगा। ठीक है, cDNA। ओके, ठीक है, और उसको आराम से आप इजीली आइसोलेट कर सकते हो। इंडस्ट्रियल लेवल पे ये यूटिलाइज किया है एंड थाउजेंड्स ऑफ लीटर्स ऑफ क्लोन ह्यूमन इंसुलिन। तो ह्यूमन इंसुलिन को हम लोग ह्यूमिलिन भी बोलते हैं। ह्यूमिलिन कहाँ से डिराइव किया, HU और ह्यूमिलिन HUM एंड ANILIN। ह्यूमिलिन, ह्यूमिलिन, हाँ, HUMA और LIN। HUMA LIN, ह्यूमिलिन। ओके, आप प्यूरिफाई करोगे चेन ए और चेन बी को एंड देन फिर उसको स्पॉन्टेनियसली असेंबल हो जाएगा, मतलब अपने आप ऑटोमेटिकली असेंबल हो जाएगा और ये एक्टिव इंसुलिन जनरेट करेगा। ठीक है, ठीक है, एंड अभी जो कमर्शियल लेवल पे जो प्रोड्यूस होता है उसमें वो प्रो इंसुलिन mRNA आप क्लोन करते हो। ठीक है, जो कमर्शियली होता है। ओके, उसमें सिग्नल पेप्टाइड का ज़रूरत नहीं रहता। ठीक है, और एक ही होस्ट में कर सकते हैं। जैसे इधर दिखाया हम लोगों ने 2 होस्ट, डिफरेंट होस्ट में डाला हुआ है, वैसे वो एक ही होस्ट के अंदर जाता है और चेन ए चेन बी इज प्रोड्यूस बाय सेम होस्ट। ठीक है, और फिर वो जो एंड प्रोडक्ट है दैट इज इंसुलिन, उसको डायरेक्टली आप आइसोलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप रेफरेंस के लिए ये है, तो ये आप लर्न कर सकते हो। ओके, ओके, सो इंसुलिन का जो गोल्स है, अगर टाइप 1 है, टाइप 2 डायबिटीज़ है, तो वो आपको हेल्प करता है इन रेगुलेटिंग ब्लड ग्लूकोज। ठीक है, एक पर्टिकुलर डिजायर्ड रेंज में। अभी इंसुलिन के भी टाइप्स होते हैं, इसको आप चाहिए तो पढ़ सकते हो, नहीं चाहिए तो मत, डिपेंड करता है आपके। ओके, तो लॉन्ग, अल्ट्रा लॉन्ग और इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन हो सकता है, जिसमें जब भी लेवल हाई होगा तब इंजेक्ट कर सकते हो। ठीक है, पैचेस भी आते हैं आजकल, तो वो भी लगा सकते हो एंड कोई कोई जगह मशीन्स भी आते हैं, शॉट्स होते हैं, इंसुलिन पंप्स होते हैं। ये आपका जो पंप रहता है वो आपका स्किन के अंदर रहता है। ठीक है, तो जैसे वो भी रेगुलेट करता है, अगर ग्लूकोज में ब्लड ग्लूकोज लेवल डाउन हो गया तो वो फिर
ग्लूकोज पंप करना चालू करना। फिर ये तीसरा है टाइप, जो आपने सुना नहीं रहेगा शायद, ये इनहेल्ड इंसुलिन है। और मतलब आपको जैसे परफ्यूम सूंघते हो वैसे ही आपको इंसुलिन को इनहेल करना, ठीक है, अंदर लेना और आफ्टर ईच मील। बट ये उन लोगों के लिए अच्छा नहीं है जो स्मोक और या करते हैं या लंग प्रॉब्लम है, जिसको जैसे एस्मा है या क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसऑर्डर है, ठीक, वो इनका यूज़ नहीं कर सकते इंसुलिन थेरेपी, ठीक है। होपफुली समझ में आ रहा है। आगे चलते हैं। यस, समझ में आ रहा है, ऊपर से क्या बता दो मुझे। Yes, sir. ओके, ओके, नेक्स्ट है आपका कमर्शियल प्रोडक्शन। और इसमें हम लोग जो कुछ टॉपिक बचे हुए हमारे यूनिट 1 के, एक मार्शलिंग बाकी मार्शलिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इन HIV ट्रीटमेंट, ठीक है, तो वो एक बाकी है। और बाकी का जो है जो हर्बिसाइड रेजिस्टेंट प्लांट्स या आगे है प्लांट्स के बारे में एंड एनिमल्स के बारे में, वो अभी हम लोग कवर कर लेंगे, ठीक है, ट्रांसजेनिक एनिमल्स के बारे में। ओके, सो इसमें तो बायोटेक्नोलॉजी में कमर्शियल प्रोडक्ट, बेसिकली बायोटेक्नोलॉजी क्या, एप्लीकेशन ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हो गया। बहुत सारे एक्चुअली बायोटेक्नोलॉजी में बहुत सारे स्ट्रीम है ऐसे। इट इज एन अप्लाइड कंपोनेंट, अप्लाइड साइंस, ठीक है। और माइक्रोबायोलॉजी इज बेसिक साइंस, ठीक है, डिफरेंस है दोनों में। तो बेसिक साइंस में आप खाली क्या करते हो, यू जस्ट आपको खाली बेसिक्स पता होने, मतलब बेसिक्स आपने पता लगा रहा कि बेसिक फंक्शन क्या है, कैसे करते हैं। अप्लाइड साइंसेस में आप वो जो बेसिक है उसको अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, जैसे आपका अल्कोहल प्रोडक्शन हो गया, ठीक है, एट मास लेवल, ठीक है, या योगर्ट प्रोडक्शन हो गया एट मास लेवल, या चीज़ प्रोडक्शन हो गया, सिंपल, ठीक है, या टोफू हो गया, या बहुत सारे फर्मेंटेशन प्रोडक्ट्स हो गए। आजकल तो आपको डोसा भी जो फर्मेंटेड प्रोडक्ट है वो भी आपको कमर्शियल लेवल पे मिल जाता है, ठीक है, पैकेज्ड। नाउ अभी इसमें ये भी है, तो इसमें बायोटेक्नोलॉजी में हम लोग क्या कर रहे हैं, जैसे और भी अगर हम लोग इन टर्म्स ऑफ जेनेटिक्स देखेंगे तो उसमें क्या हो रहा है कि आप यूजिंग दिस टेक्नोलॉजी जेनेटिक्स या मोलिकुलर टूल्स, आप जो जीन्स को मॉडिफाई कर रहे हैं। अब क्यों करना है मॉडिफाई, आगे देखते हैं, ठीक है। आप जैसे फॉर एग्जांपल आपको एक चीज़ है, इधर मैं बताना चाहता हूँ, इधर गया, ओके, ओके, सो इसमें अच्छा, एडिबल वैक्सीन सुना है किसने? यस, एडिबल वैक्सीन सुना है? अगर नहीं सुना है तो इट इज़ अ वेरी गुड टॉपिक फॉर योर रिव्यू पेपर, ठीक है, एडिबल वैक्सीन, ओके। तो एडिबल वैक्सीन में क्या होता है, या दूसरा इसका टर्म है फार्मिंग, 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 okay, basically you are directing basically you are modifying plants to produce your unique product, ठीक है। तो आप जैसे आप क्या बोलते हैं, फर्मेंटर यूज कर सकते हो आप विटामिन बनाने के लिए या ये बनाने के लिए। आप डायरेक्टली क्या करो, प्लांट्स को ही मॉडिफाई कर दो और प्लांट्स आपके डिजायर्ड प्रोडक्ट्स जनरेट करेंगे। सो प्लांट विल एक्ट एज अ होल विल एक्ट एज अ फर्मेंटर, सिंपल। आपको खाली प्लांट्स को ग्रो करना है
और उसमें सारे प्रोडक्ट्स रहे जो भी रहेगा, जैसे गोल्डन राइस भी एक था, फ्लेवर सेवर हो गया, ठीक है। एडिबल, तो एडिबल वैक्सीन क्या होता है? तो प्लांट्स में आप क्या करोगे, जो वैक्सीन के जो ये है, जैसे अभी क्या है आपका कोविड-19 है, ठीक है। तो कंपनीज क्या कर रही है, स्पाइक प्रोटीन्स इनोकुलेट कर रही है, ठीक है। एक्टिव स्पाइक प्रोटीन्स को दूसरे वायरस, जैसे एडिनो वायरस हो गया, ठीक है। तो एडिनो वायरस आपका चिंपैंजीज को अफेक्ट करता है, ठीक है। और ह्यूमंस को कम अफेक्ट करता है। तो एडिनो वायरस में जो सार्स को या कोविड-19 का जो है स्पाइक, वो डाल दिया, ठीक है। और ये आपको इनोकुलेट किया जा रहा है, ठीक है, कोविशील्ड में, ओके। एंड आपका कोवैक्सीन में आपका एक्चुअली नॉर्मल कोविड-19 का वायरस है, ठीक है, बट उसमें इट इज़ लेस पैथोजेनिक, इट इज़ मोर ऑफ इम्यूनोजेनिक नेचर। वही तो होता है वैक्सीन, वही तो होता है, इम्यूनोजेनिक रहना चाहिए बट पैथोजेनिक नहीं रहना चाहिए, ओके। सो आप क्या कर सकते हो, जो वैक्सीन्स में जो है ये स्पाइक प्रोटीन्स है, आप जो स्पाइक प्रोटीन का ऑब्वियसली प्रोटीन है तो कोई ना कोई डीएनए रहेगा। तो आप क्या करोगे, डीएनए आप डायरेक्टली सेल के प्लांट सेल के अंदर डालोगे और उसके साथ प्रोमोटर दे दोगे, एक्सप्रेशन वेक्टर, ठीक है, और वो एक्सप्रेस करता जाएगा। तो बेसिकली आप जब खाना खाओगे तो बेसिकली और ईटिंग दिस ऑल्सो प्रोटीन्स, ठीक है। और आपके इंटेस्टाइन में मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट रहते हैं, जैसे सिक्रेटरी इम्यूनोग्लोबुलिन ए, it will act as a initiation of immune response। तो जब आप खाना खाओगे तो ये क्या हो जाएगा, आपके इंटेस्टाइन में से ये प्रोटीन्स है वो इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करेगा, ठीक। एंड यू विल गेट वैक्सीनेटेड बाय जस्ट ईटिंग फूड, ठीक है। तो इसमें प्रॉब्लम ये है कि जो आप खाना खा रहे हो इट शुड नॉट बी बॉइल्ड, ठीक है, नहीं तो ये सारे प्रोटीन्स डीनेचर हो जाते हैं, ठीक है। जब भी आप बॉईल करते हो खाना तो डीनेचर हो जाता है खाना, बेसिकली जब आप ऑटोक्लेव करते हो तो खाना डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो इसमें क्या हुआ, यू कैन गो फॉर बनानास। तो बनाना को बॉईल नहीं करता, राइट। तो बनाना में ऐसे वैक्सीन्स को तैयार किया गया एंड इट इज़ एन मतलब ट्रायल स्टेज में ही चल रहा, ओके। तो बनाना में जो बनाना है उसमें ही जो सेल्स है दे एज अ प्रोडक्ट वो दीज आर प्रोड्यूसिंग वैक्सीन्स, ठीक है, ओके। सो ये एक हो गया एडिबल वैक्सीन हो गया, मतलब आप बनाना खाओ एंड यू विल गेट वैक्सीनेटेड। ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है, ओके। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आपका फार्मिंग का, जो बेसिकली आपका फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स हो गए वो आप फर्मेंट एज अ बना रहे हो एट अ लार्ज लेवल। तो आप लार्ज लेवल में प्लांटेशन कर दो जो जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स को, आप उसको ग्रो करो, ठीक है। एंड आपको हाई लेवल ऑफ जो ऑब्वियसली इसमें क्या होगा, जैसे कोई किसी में विटामिन के चाहिए या मल्टीविटामिन चाहिए, ब्ला ब्ला बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। जो भी आपको प्रोडक्ट्स है वो आप इंस्टेड ऑफ बैक्टीरियल सेल्स आप प्लांट्स में ग्रो करो, प्लांट्स ग्रो होंगे तो आपको वो प्यूरीफाई कर ये आप उसमें से प्रोटीन एक्सट्रैक्ट कर सकते हो एंड इट विल रिमेन। वो प्लांट क्या होगा, देता ही जाएगा जब तक आप उसको न्यूट्रिएंट्स, वाटर एंड सनलाइट प्रोवाइड करते जाओगे तो वो प्रोडक्ट जनरेट करता जाएगा, ठीक है, ओके। ये इसको कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में प्रोड्यूस किया जा सकता है, तो इसको बोलते हैं फार्मिंग, ठीक है। होपफुली समझ रहे मैंने खाली ओवरव्यू दिया अभी, एकदम डिटेल में हम लोग आगे जाएंगे। ठीक है, तो इसको जो जो भी जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको मैं एक्सप्रेशन वेक्टर, क्योंकि इधर मुझे प्रोटीन प्रोडक्ट चाहिए तो एक्सप्रेशन वेक्टर में डाल दूँगा, ये इंसर्ट कर दूँगा। तो होस्ट मेरा बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं, इकोलाई से लेके मैमल्स भी हो सकते हैं, मैमल्स एज इन
गोट्स, गोट्स हो गया, शीप हो गया। एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल देता हूँ। ओके सर, फॉर एग्जाम्पल मुझे क्या बोलते हैं इधर, मैं जैसे इधर प्लांट था, प्लांट को हम लोग फार्मिंग बोलते हैं। अगर मैं प्लांट को मॉडिफाई कर देता हूँ एंड मेरा प्रोटीन प्रोडक्ट दे रहा है या कोई भी प्रोडक्ट दे रहा है, इन दिस केस एनिमल बायोटेक्नोलॉजी में क्या हो रहा है, मैं एनिमल्स को मॉडिफाई कर रहा हूँ, जेनेटिकली मॉडिफाइड एनिमल्स यूटिलाइज कर रहा हूँ, और एनिमल से मुझे एनिमल का प्रोडक्ट यूटिलाइज करूँगा तो मुझे वो जो जीन है उसके प्रोटीन प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल विटामिन हो गया, तो हाई लेवल ऑफ विटामिन या हाई लेवल ऑफ कैल्शियम, जो भी है हाई लेवल ऑफ विटामिन, मैं क्या कर सकता हूँ, विटामिन के जीन्स मैं जेनेटिकली मॉडिफाई कर सकता हूँ एक पर्टिकुलर एम्ब्रियो को, जैसे गोट का एम्ब्रियो है, शिप का एम्ब्रियो। ओके, जो मॉडिफाइड सेल्स रहेंगे, एम्ब्रियो रहेगा, उसको मैं इनोकुलेट कर दूंगा इनटू फॉस्टर मदर। ओके, एंड फॉस्टर मदर के बाद फिर मैं जब वो गोट या शीप जो भी ग्रो हो जाएगा, तो जब वो मिल्किंग स्टार्ट करेगी, ठीक है, मिल्किंग, तो मिल्क में मेरे सारे के सारे प्रोडक्ट्स आ जाएंगे। ठीक है, जो भी मेरे को ग्रो करना था वो सारे के सारे प्रोडक्ट्स मिल्क में आ जाएंगे। ठीक है, एंड मिल्क से फिर मैं जो प्रोडक्ट्स को प्यूरिफाई कर सकता हूँ, सिंपल। ठीक है, तो मैंने जीन लिया एम्ब्रियो में, एट एम्ब्रियो लेवल स्टेज में सेल को मॉडिफाई किया या जेनेटिकली मॉडिफाई किया, फिर उसको ग्रो होने दिया इनटू फुल फ्लेज शीप या गोट। उसमें उसके मिल्क में आ जाएगा। मिल्क में क्यों आएगा, क्योंकि जो मैंने सेल्स को मॉडिफाई किया वो मैमरी ग्लैंड का था। ठीक है, मैमरी ग्लैंड का। ओके, तो मैमरी ग्लैंड में आपके जब मिल्क प्रोड्यूस होगा तो उसके साथ आपका जो टारगेट प्रोडक्ट्स रहेंगे वो भी प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, उसको प्रोडक्ट को आपको मिल्क से निकालना, आप उसको डायरेक्टली प्यूरिफाई कर सकते हैं, सिंपल। ठीक है, तो ये था एकदम सिंपल ओवरव्यू। हम लोग अभी डिटेल में जाते हैं। ठीक है, तो जब भी आपको ये ऐसे फॉरेन डीएनए डालना है तो उसके लिए ऑब्वियसली ट्रांसक्रिप्शन का भी हो रहा है, ट्रांसलेशन प्रोमोटर्स के ऊपर बेस्ड रहता है, इंट्रॉन्स रिमूव होगा क्या, सेलेक्टेबल मार्कर कौन से, ये सब आपको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, तो प्रमोटर ऐसे होना चाहिए कि जो ऑर्गेनिज्म है वो रिकग्नाइज कर सके। ठीक है, आपका जो होस्ट ऑर्गेनिज्म उसको रिकग्नाइज कर सके, और जो mRNA जनरेट करके फिर mRNA से ट्रांसलेट करके प्रोटीन जनरेट होगा। ठीक है, तो बेसिकली ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन भी है। तो जैसे मैमल्स में दिया हुआ such as goats or sheep, the simplest way to isolate product is to have secreted into milk। तो जो आपका प्रोडक्ट है वो डायरेक्टली अगर आपके मिल्क में आ जाता है तो वो सबसे बेस्ट है, आपको गोट को या शीप को मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिंपल। Milk is easy to collect and of course the protein product can be easily extracted। ठीक है, तो मिल्क आराम से आप निकाल सकते हो एंड उसमें से प्रोटीन निकालना भी और ईजी है। तो हम लोग जीन ऑफ इंटरेस्ट को मैनिपुलेट कर सकते हैं अकॉर्डिंगली, एंड जो प्रमोटर है वो खाली मेमोरी टिश्यूज में ही एक्टिवेट होगा। ठीक है, एक्टिव रहेगा, जो मेमोरी टिश्यू में ही एक्टिव रहेगा, ऐसा प्रमोटर है। जैसे प्रमोटर फॉर बीटा लैक्टोग्लोबुलिन, तो लैक्टोग्लोबुलिन मतलब लैक्टोज, ये मतलब जो मदर्स मिल्क रहता है वो लैक्टोग्लोबुलिन रहता है। ठीक है, तो इधर जो बीटा लैक्टोग्लोबुलिन उसके लिए एक प्रमोटर रहता है। ठीक है, तो प्रमोटर को अटैच करके मैं जीन्स डाल सकता हूँ। ओके, समझ रहे हो कि ऊपर से जा रहा है? यस, कि ऊपर से जा रहा है, बता दो मुझे।
खाली 2 लोग ही हाँ बोल रहे हैं, बाकी लोग क्या कर रहे हैं? नहीं समझ में आया? ओके, तो फिर एक काम करते हैं हम लोग, नीचे जाते हैं, डायग्राम में जाओ, ठीक है। डायग्राम पहले देख लेते हैं, फिर आपको समझ में आ जाएगा। तो इसमें क्या है, प्रमोटर लिया, ये एक्सप्रेशन वेक्टर लिया। एक्सप्रेशन वेक्टर में प्रमोटर आपका यही होना चाहिए, लैक्टोग्लोबुलिन प्रमोटर, क्योंकि आपको मिल्क में चाहिए ना प्रोडक्ट। फिर आप जो भी है जीन ऑफ इंटरेस्ट वो आप इंसर्ट करोगे, ठीक है। और फिर ये जो प्लाज्मिड है ना, प्लाज्मिड एक्सप्रेशन वेक्टर है, आप इसको इनोकुलेट कर दोगे इनटू प्रोन्यूक्लियस। ओके, ये शीप का ओवम है, ठीक है। ओवम मतलब 2 सेल स्टेज रहेगा या 4 सेल या 8 सेल स्टेज रहेगा या 16 सेल, ठीक है। 2 सेल में 18 और 16 सेल स्टेजेस में अच्छे से किया जाता है, ठीक है। इनोकुलेट करने के बाद आप उसको इम्प्लांट कर देंगे ओवम को इनटू फॉस्टर मदर, ठीक है। और जो भी ट्रांसजेनिक प्रोजेनीज रहेंगे उसको आप आइडेंटिफाई करोगे बाय पीसीआर मैकेनिज्म, ठीक है। पीसीआर का टेक्निक यूटिलाइज करके आप जो ट्रांसजेनिक एनिमल है उसको आइडेंटिफाई कर पाओगे, ओके। नेक्स्ट है क्या, अभी जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो कब किधर एक्सप्रेस होगा, मेमोरी टिश्यूज में एक्सप्रेस होगा, ठीक है। तो उधर से मिल्क मिलेगा, ठीक है। तो ये जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसका जो प्रोटीन प्रोडक्ट है वो मिल्क में सीक्रेट हो जाएगा। आपको क्या करना है, खाली मिल्क कलेक्ट करना है, ठीक है। एंड मिल्क से फिर आपको जीन ऑफ इंटरेस्ट आइसोलेट करना है, ठीक है, फ्रैक्शनेट करना है मिल्क प्रोटीन्स को, एंड आपको जीन ऑफ इंटरेस्ट या जीन ऑफ इंटरेस्ट का प्रोटीन मिल जाएगा, ठीक है। एकदम सिंपलर वे था बताने का, ओके। तो अब आप बोलोगे कि कौन से प्रोटीन्स इधर ऐसे बनाए गए, तो बहुत सारे प्रोटीन्स बनाए गए, एग्जांपल्स राइट साइड में दे रखा है, ठीक है, इधर दे रखा है। तो टिश्यू प्लाज्मोनेजिन एक्टिवेटर, ये आपका ब्लड क्लॉट डिजॉल्व सॉरी इज यूज टू प्रिवेंट और डिजॉल्व ब्लड क्लॉट्स। तो ब्लड क्लॉट को डिजॉल्व करने की कोशिश उससे प्रिवेंट करेगा, ठीक है। अभी ये ज़्यादातर किधर होगा, ओके, सॉरी, टिश्यू प्लाज्मोनेजिन एक्टिवेटर क्या करता है, इट यूज टू प्रिवेंट और डिजॉल्व ब्लड क्लॉट्स। तो ब्लड क्लॉट को डिजॉल्व करने के काम आएगा, ठीक है? जैसे थिनर रहता है वही है ब्लड थिनर, देयरफॉर प्रिवेंट स्ट्रोक्स। अभी स्ट्रोक्स कभी होते हैं जब भी, जैसे फॉर एग्जांपल ब्रेन में क्या हो गया, क्लॉट बन गया, ब्लड क्लॉट बन गया, ठीक है। और उसको फिर ऑब्वियसली ब्लड क्लॉट बन गया तो उधर आपका ब्लड नहीं पहुंच पाएगा, ब्लड नहीं पहुंच पाएगा तो ऑब्वियसली ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट की वजह से जो दैट साइड ऑफ ब्रेन विल बी इनएक्टिवेटेड, बंद हो जाएगा ब्रेन, डेथ हो जाएगा, ठीक है। तो आपको पैरालिटिक अटैक आएगा, सिंपल, या हार्ट अटैक आ सकता है अगर हार्ट में गया तो, या स्ट्रोक्स अगर ब्रेन में गया, सिंपल। ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, ये किसके लिए यूटिलाइज किया जाता है, पिट्यूटरी डॉर्फिज्म। अगर डॉर्फिज्म है किसी को, मतलब हाइट छोटा है, तो उसके लिए ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन ऐसे ही बनाया गया। फिर नेक्स्ट क्या है, टिश्यू ग्रोथ फैक्टर हो गया, ओके। ये ब्लड वेसल फॉर्म करने के लिए काम आता है, ओके। ये वुंड हीलिंग एंड बर्न हीलिंग में सबसे ज़्यादा काम आता है। फिर ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर, जो हीमोफिलिक पेशेंट्स रहते हैं, मतलब जिनमें ब्लड क्लॉटिंग होता ही नहीं है, तो वो ब्लड लॉस की वजह से मारे जाते हैं। नेक्स्ट है फिफ्थ, जो हम लोगों ने पढ़ा, ह्यूमन इंसुलिन या ह्यूमुलिन, ठीक है, हुमालिन नहीं, ह्यूमुलिन। ये इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटिक्स को ट्रीट करने के काम आता है। नेक्स्ट है डीएनएस, ये सिस्टिक फाइब्रोसिस को ट्रीट करने के काम आता है। रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन्स हो गए, ठीक है, ऑब्वियसली वायरल डिजीज प्रिवेंट करने का। बोवाइन ग्रोथ हार्मोन, अभी बोवाइन है मतलब काउ, तो उनका ग्रोथ हार्मोन तो ह्यूमन से रिलेटेड नहीं है बट एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड है। तो इसमें जो कैटल है उनको उनकी कॉपी उनका मतलब बेसिकली उनका प्रोजेनी बढ़ाना, ठीक है, एंड उनको जल्दी ग्रो करना। एंड डेयरी का ज़्यादा है, मेन रोल है डेयरी, हाई लेवल ऑफ मिल्क जनरेट करना। ओके, नेक्स्ट है प्लेटलेट ग्रोथ डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर, ये स्किन अल्सर्स को ट्रीट करने के काम आता है। ओके, जेनेटिकली इंजीनियर्ड बैक्टीरिया एंड अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिससे इंडस्ट्रियल एंजाइम्स हायर लेवल पे जनरेट हो, जैसे फॉर एग्जांपल अमाइलेज, यहाँ, ठीक है। तो अमाइलेज स्टार्च को प्रोटीन ग्लूकोज में कन्वर्ट करने के काम आता है। सिट्रिक एसिड प्रोडक्शन,
फ्लेवरिंग एजेंट के काम आता है, एंड इथेनॉल, ठीक है, इथेनॉल प्रोडक्शन। ऑब्वियसली जब मैं इथेनॉल बोल रहा हूँ तो अल्कोहल। ओके, नेक्स्ट है अभी ऐसे भी मैं जीन्स डाल सकता हूँ जिससे आपके जो पोल्यूटेंट्स है उसको डिग्रेड करने के काम आएगा, ठीक है। ओके, होपफुली समझा रहेगा एनिमल्स के बारे में। यस सर। ओके, ओके, नेक्स्ट है जेनेटिक इंजीनियरिंग ऑफ प्लांट्स। एक मिनट, एक हम्म, जेनेटिक इंजीनियरिंग ऑफ प्लांट्स पे आ गए हम लोग, और प्लांट्स को ऑब्वियसली इजीली आराम से ग्रो कर सकते हैं। अगर एनिमल्स को देखें तो एनिमल को ग्रो होने के लिए टाइम भी लगेगा, एंड उसका मिल्क प्रोडक्शन के लिए आपको ऑब्वियसली आधा आपको बहुत सारा काम करना पड़ेगा, पैसा भी ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा। उसके कंपैरिजन में अगर आपको प्लांट्स ग्रो करना है तो उसमें आपको कम खर्चा में जल्दी जल्दी प्लांट ग्रो कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तो जेनेटिकली उसको जैसे हम लोग जेनेटिक इंजीनियरिंग कब से करते हैं, मतलब एज इन हम लोग क्रॉस ब्रीडिंग करते हैं, एंड इट वाज ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता था पहले, ठीक है। अभी वो जो इंडिया में वो जो कल्चर है क्रॉस ब्रीडिंग का वो बंद हो चुका है ड्यू टू लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन या नॉलेज, ठीक है। नहीं तो अगर मैं खाली बताऊँ आपको, ब्रिंजल के ही 200-300 वैरायटीज़ है। आपने कितने टाइप के ब्रिंजल खाए होंगे? ओके, आप खाली ककड़ी देख लो तो ककड़ी आपको कितने टाइप के ककड़ी मिलेंगे? 2 या 3 टाइप के ककड़ी मिलेंगे, बट अगर आप देख कहीं कहीं जगह जाओगे कुछ रीजन ऑफ इंडिया में तो आपको ककड़ी आपका लौकी जितना बड़ा मिलेगा, ठीक है। ओके, बॉटल गोर्ड उतना लंबा मिल जाता है, 2-3 किलो का आराम से ककड़ी रहेगा। ओके, चलो आगे चलते हैं। ओके, सो आप जो काफ़ी सेंचुरी से हम लोग जेनेटिक इंजीनियरिंग कर रहे थे, मतलब बेसिकली सिलेक्टिव ब्रीडिंग कर रहे थे, क्रॉस ब्रीडिंग कर रहे थे, जिसकी वजह से हम लोग को डिजायर्ड रिजल्ट ऑफ स्प्रिंग्स में मिले, ठीक है। ओके, तो ज़्यादातर ह्यूमंस कॉर्न, व्हीट एंड ओट्स खाते हैं, मतलब ये इसकी बात कर रहा है, किधर की, अमेरिका की बात कर रहा है, ठीक है। इंडिया में अलग लेवल के बनता है, ठीक है। व्हीट्स हो गए, लेंटिल्स हो गए, आपके बहुत सारी चीज़ें। सिमिलर टेक्निक हैव बीन यूज्ड इन एनिमल्स सच एज डॉग्स, कैटल्स, ठीक है। डॉग्स कैटल्स में भी क्रॉस ब्रीडिंग करते हैं, ह्यूमंस में भी क्रॉस ब्रीडिंग करते हैं कि नहीं करते वो अभी नहीं पता, मतलब ऑब्वियसली जैसे फॉर एग्जांपल नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडियन से एंड सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया से क्या होता है, उनमें भी शादी होती है, एंड ऑब्वियसली जेनेटिक विगर अच्छा रहेगा। ओके, अभी नाउ वेक्टर्स हैव बीन डेवलप्ड फॉर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ठीक है। सेम चीज़ आप प्लांट्स में भी कर सकते हो, बट इसके लिमिटेशंस भी है जो इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। ओके, तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्लांट सेल, तो कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं प्लांट सेल को, कैसे फॉरेन डीएनए कैसे डाल सकते हैं? तो 3 मेथड है। तो है एक तो है अगर यूज ऑफ बैक्टीरिया, अगारोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशियंस, ठीक है। तो
क्या होता है अगारोबैक्टीरियम ट्यूमेफिशंस? एक टाइप का बैक्टीरिया है जो डाइकॉट प्लांट्स को, याद रखो, डाइकॉट प्लांट्स को या डाइकोटिलेडल प्लांट्स को में क्राउन गैल डिजीज कॉज करता है। क्राउन गैल डिजीज मतलब बेसिकली ट्यूमर्स कॉज करता है प्लांट्स में, ठीक है। ट्यूमर्स कॉज करता है जिसको गैल भी बोला जाता है, ठीक है। तो ज़्यादातर ये डाइकोटिलिडल डाइकॉट्स में इन्फेक्ट करता है, ठीक है, एंड मोनोकॉट्स में नहीं करता। अभी ये याद रखो, ज़्यादातर जो हमारे क्रॉप प्लांट्स है वो मोनोकॉट्स, ठीक है, तो उधर नहीं होएगा, खाली डाइकॉट्स में। अच्छा, अगर वो बैक्टीरियम जो ट्यूमिफिशियंस है ये प्लांट सेल को ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, ठीक है, जिधर भी वुंड साइट है रूट्स के थ्रू एंटर या स्टेम्स के थ्रू एंटर करके ये उधर ट्यूमर कॉज करता है, ठीक है। अच्छा, जो इसमें क्या रहता है, अगर वो बैक्टीरियम में टीआई प्लाज्मिड है, टीआई प्लाज्मिड को ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड भी बोला जाता है, ठीक है। ट्यूमर इंड्यूसिंग मतलब जो ट्यूमर फॉर्म करता है, जैसे क्राउन गैल डिसीज हो गया, ओके। अगर हम लोग इसको कंपेयर करें दूसरे वेक्टर्स के साथ, जैसे PUC19 हो गया, तो PUC19 कितना है, 3 किलो बेस पेयर, मतलब 3000 बेस पेयर लॉन्ग है, ठीक है। अभी अगर हम लोग टीआई प्लाज्मिड को देखो, टीआई प्लाज्मिड 200 किलो बेस पेयर मतलब 2 लाख बेस पेयर लॉन्ग है, ठीक है। तो काफ़ी अच्छी कैरिंग कैपेसिटी है इसके पास, ओके। अभी टीआई प्लाज्मिड में टी रीजन है, अभी ये समझने के लिए मैं व्हाइट बोर्ड में आ जाता हूँ, सॉरी, ओके, इधर आ जाता हूँ मैं। अभी ये क्या होता है, जो बैक्टीरिया है उसमें क्या है, ये टीआई प्लाज्मिड है, ठीक है, ओके। तो जब बैक्टीरिया इन्फेक्ट करता है प्लांट सेल को, ठीक है, प्लांट सेल को इन्फेक्ट करता है, तो इसमें जो बेसिकली आपका इन्फेक्ट करने के बाद ये जो प्लाज्मिड है वो अंदर आ जाता है, ठीक है, ओके। अभी इधर क्या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ठीक है, खाली बता रहा हूँ, ओके। तो ये क्या कर रहे हैं, इसमें जो ये प्लाज्मिड में है ना, क्या कर रहे हैं ये इसमें, इसको टीआई प्लाज्मिड है, ठीक है, टीआई ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, ठीक है। तो ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड में वैसे आरआई प्लाज्मिड भी होता है जो रूट इंड्यूस करता है, ट्यूमर नहीं, रूट इंड्यूस करता है। अच्छा, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड में क्या बोला, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड में टीडीएनए रहता है, इसको ट्रांसफॉर्मिंग डीएनए बोला जाता है। क्यों बोला जाता है देखते हैं। और इसमें दूसरे उसमें विरुलेंस जीन्स भी रहते हैं। विरुलेंस में जो सेल है वो प्लांट सेल को अफेक्ट कर सकता है, तो वो जीन्स हम लोग को रहने देना, ठीक है, उसको टच नहीं करना। अब जो टीआई प्लाज्मिड में जो टीडीएन है वो मेन है। अब टीडीएनए अगर तुम लोग देखोगे तो एक्चुअली इसके आजू बाजू में देर आर सेगमेंट्स ऑफ डीएनए विच ये क्या करता है, ये एक टाइप का इसको कट कर देता है डीएनए को और इसको पेस्ट कर देता है विद इन द प्लांट के डीएनए में, ओके। तो बेसिकली क्या हो रहा है, इधर से कट हो रहा है, टी डीएनए कट हो रहा है, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट कट हो रहा है और ये इधर जाके चिपक रहा है, ठीक है, अंदर जाके इंटीग्रेट हो रहा है, ओके। दिस इज टी डीएनए, ओके। तो ये टी डीएनए को, तो जो मैकेनिज्म है वो किसकी वजह से हो रहा है, वो मैकेनिज्म इसके वजह से हो रहा है, जो फ्लैंकिंग रीजन है उसकी वजह से हो रहा है, ठीक है। अभी अगर मैं टी डीएनए को पूरा का पूरा रिप्लेस कर दूँ विद माय जीन ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, तो मैकेनिज्म में कोई चेंजेस नहीं आएगा, खाली जो चेंज आएगा वो सेगमेंट ऑफ डीएनए में आएगा, ठीक है। तो मैं खाली ये जो फ्लैंकिंग रीजन्स है उसको कांस्टेंट रख रहा हूँ, खाली मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट इंसर्ट कर रहा हूँ इंस्टेड ऑफ टीडीएनए को मैं रिप्लेस कर रहा हूँ माय जीन ऑफ इंटरेस्ट। समझ में आ रहा है ऊपर से ज़रा पता तो मुझे, सो तो नहीं रहे हो पीछे,
यस नारायण, रितिका, Yes, sir. ठीक है ठीक है। तो आप खाली क्या फ्लैंकिंग रीजन को कांस्टेंट रख रहे हो और यू आर रिप्लेसिंग जो टी डी एन है विद योर जीन ऑफ इंटरेस्ट, सिंपल। तो जीन ऑफ इंटरेस्ट आपको कुछ भी हो सकता है, आपको प्लांट जो भी मॉडिफाई करना है उस हिसाब से आपका टी जीन ऑफ इंटरेस्ट आ सकता है, ठीक है ओके। नेक्स्ट है, किधर गया, ठीक है। तो ये डीएनए कट होके इधर पेस्ट हो जाएगा आपका, इसको इसलिए बोलते हैं ट्रांसफॉर्मिंग डीएनए, मतलब क्या, ट्रांसफॉर्मेशन रिएक्शन हो रहा है। नेक्स्ट क्या है आपका, आपका पीएस नहीं, पीएस नहीं था, नहीं जेनेटिक्स, ओके। तो एकदम सिंप्लीफाइड वर्जन में अगर देखना है तो ऐसा रहता है, ठीक है। तो ये आपका प्लांट सेल के अंदर चला गया टीडीएन, और फिर ऑब्वियसली वो विरुलेंस कॉज करेगा, तो ट्यूमर फॉर्म होगा। तो ट्यूमर फॉर्म होगा तो मुझे समझ जाएगा कि परफेक्टली मेरा टी आई प्लाज्मिड अंदर गया, तो इट इज़ वन ऑफ द मार्कर, सिंपल। ट्यूमर फॉर्मेशन इज माई मार्कर, ठीक है। बट इसका डिसएडवांटेज क्या है कि मैं क्या इसमें ये मोनोकॉट्स को इफेक्ट नहीं करता, क्योंकि मोनोकॉटिलिडल्स मोनोकॉट्स प्लांट आर नॉट देयर, इट्स नेचुरल होस्ट, ठीक है। अभी तो और मोनोकॉट प्लांट ही सबसे ज़्यादा एज एन फूड क्रॉप्स प्लांट्स है, ठीक है। तो उसको मॉडिफाई कैसे करेंगे अभी, एंड अगारोबैक्टीरियम का भी एक टाइप का लिमिटेशन है कि वो लिमिटेड अमाउंट ऑफ आपका जो डीएनए कैरी कर सकता है। तो आप दूसरा मेथड आप क्या कर सकते हो कि आप क्या कर सकते हो, मैं वाइट बोर्ड में जाता हूँ, वाइट बोर्ड, ओके। तो ये मेथड नंबर 1 था। मेथड नंबर 2 में क्या होगा कि मैं प्लांट सेल्स लूँगा, ठीक है, इन विट्रो ऑब्वियसली, और उनका जो सेल वॉल है उसको निकाल दूंगा, ठीक है। तो सेल वॉल निकाल दूंगा मतलब क्या हो गया, सेल वॉल निकल गया। अब इंटीग्रिटी ऑस्मोटिक कंडीशन से ही मेंटेन होगी, ठीक है। तो सेल वॉल निकाल दिया मैंने, और तो अंदर जो बचा कुछ है ये प्रोटोप्लाज्म टाइप, ठीक है। और आई थिंक यू आर गेटिंग इट नाउ। अगर मैंने सेल वॉल निकाल दिया तो अभी मैं फॉरेन डीएनए इजीली डाल सकता हूँ, ठीक है। तो ऐसा मेथड करके मैं फॉरेन डीएनए आराम से अंदर कर दूंगा, इंसर्ट कर दूंगा इनटू प्लांट सेल, ठीक है। एंड एक बार प्लांट सेल के अंदर आ गया तो फिर ऑब्वियसली ये ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, ठीक है, समझाइए। आई विल स्किन सेल वॉल ऑफ फ्रॉम प्लांट सेल, ठीक है। एंड सेल वॉल निकल गया तो जो प्रोटोप्लास्ट बचा उसमें ही मैं क्या कर दूंगा, उसमें डीएनए इंसर्ट कर दूंगा, जीन ऑफ इंटरेस्ट इंसर्ट कर दूंगा, एंड वो प्लांट के डीएनए में कहीं ना कहीं जाके इंटीग्रेट हो जाएगा, ये रिप्लेस कर देगा, ठीक है। ये दूसरा मेथड है। तीसरा मेथड है जीन गन। तो जीन गन में क्या हो रहा है, आई एम यूटिलाइजिंग टंगस्टन, टंगस्टन का बुलेट ले रहा हूँ, ठीक है, गन है ना, टंगस्टन का बुलेट ले रहा हूँ और उसमें मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट उसको कोट कर रहा हूँ, ठीक है, जीन ऑफ इंटरेस्ट कोट कर रहा हूँ, ओके। तो आप बोलोगे कि इससे क्या होगा, तो ये जो गन है इसमें जो ये बुलेट का काम कर रहा है, मैं गन लूँगा और डायरेक्टली प्लांट्स में फायर कर दूँगा, ठीक है। अभी क्या होगा, जो फायर करने से क्या होगा, क्योंकि सेल वॉल काफ़ी थिक होता है प्लांट सेल का, ठीक है, काफ़ी थिक होता है। तो मैं जीन गन से शूट कर रहा हूँ प्लांट सेल्स को, एंड ये इतना वेलोसिटी इतना रहता है कि ये इसको अंदर फाड़ के फटाफट अंदर चला जाए पूरा। तो टंगस्टन जो ये रहेगा वो अंदर चला जाएगा, और ऑब्वियसली इसके साथ डीएनए भी हमारा अटैच्ड,
ठीक है। ये क्या करेगा फिर, ट्रांसफॉर्म कर देगा ये पूरे सेल, ठीक है। इससे जो इंजरी होगी वो उससे सेल रिकवर हो जाएगा, बट आपका जो है डीएनए अंदर चले जाएगा, ओके। इसमें भी सेम चीज़ है, आपने सेल वॉल रिमूव किया, प्लाज्मिड्स को अंदर डाला, जो पाँच पाँच प्लाज्मिड या जीन ऑफ इंटरेस्ट को अंदर डाला, ठीक है। और उसके बाद जब आपने उसको ग्रो किया तो इसमें जो सेल वॉल है वो वापस रीग्रो हो जाता है, तो उसका कोई टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं, ठीक है। आपको खाली बस आइसोटोनिक कंडीशंस प्रोवाइड करना। होपफुली समझ रहे हैं? यस। Yes, sir. ठीक है, तो 3 मेथड्स है, ओके। तो इधर मैंने क्या क्या बताया, जीन गन, और फिर आपका टीडीएनए, और दूसरा मैंने सेल वॉल रिमूव करके जब मैं प्लाज्मिड्स को या जीन ऑफ इंटरेस्ट को अंदर डाल रहा हूँ, तो वो मेथड है इलेक्ट्रोपोरेशन, ठीक है। आपने पढ़ा है पहले। इलेक्ट्रोपोरेशन में आप बेसिकली सेल को शॉक दे रहे हैं एंड इट इज़ विदाउट सेल वॉल, तो आराम से डीएनए अंदर इंटीग्रेट हो रहा है। एप्लीकेशन मेन पार्ट है। एप्लीकेशन में हम लोग 2 एग्जांपल देखेंगे, 2 या 3 एग्जांपल देखेंगे। इसमें से एक हर्बिसाइड रेजिस्टेंस का एंड दूसरा है फ्लेवर सेवर, तीसरा है बीटी कॉटन, ठीक है। 3 एग्जांपल्स देखेंगे, तो ये जल्दी खत्म हो जाएगा इधर। एक पेज है करीबन करीबन, ओके। पहले देख लेते इधर, इसको देख लेते हैं। तो पहले हर्बिसाइड रेजिस्टेंस को देख लेते हैं। व्हाट इज हर्बिसाइड, क्या होता है हर्बिसाइड? तो बेसिकली आप केमिकल दे रहे हो प्लांट्स को, जिससे जो हर्ब्स रहेंगे वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। तो जब प्लांट आप, अगर आपको फार्मिंग में पता है आपको मेन क्रॉप ग्रो करना है, तो उसमें घास वास आपको चाहिए नहीं, ठीक है। तो उसमें क्या करते हो, आप क्या करते हो, घास मारने के लिए या वीड किलर यूज़ करते हो या हर्बिसाइड्स डालते हो, जिससे क्या होता है, ये ग्रो नहीं होते हैं, घास ग्रो नहीं होता है, ठीक है। या आप मैन्युअली रिमूव कर सकते हो या आप उसमें केमिकल डाल सकते हो, ठीक है। एंड इंडिया में भी ज़्यादातर लोग केमिकल्स यूटिलाइज करते हैं। अब मेन चीज़ है, जो जो मेन चीज़ इधर आती है वो है आपका केमिकल। क्या है केमिकल? है ग्लायोफोसेट, ग्लायोफोसेट, ठीक है। बट ये जो ग्लायोफोसेट है, जो हर्ब्स को किल करता है, वो प्लांट्स को भी किल करता है, ठीक है। आपके टारगेट प्लांट्स को, अभी आपका टारगेट प्लांट इज ऑल्सो हर्ब, तो उसको भी मार देगा, तो आपको बचेगा क्या, ठीक है। सारे के सारे प्लांट्स मारे जाएंगे, ठीक है। तो आप क्या करोगे, अब इसमें मॉडिफिकेशन करोगे। कैसे मॉडिफाई करोगे? तो इधर आता है, एक वाइट बोर्ड में आता है। तो नॉर्मली प्लांट्स में EPSPS, ठीक है, इसका लॉन्ग फॉर्म है, वो आप पढ़ लेना, ठीक है। EPSPS, ठीक है। अभी आप बोलोगे EPSPS के, ये एक टाइप का एंजाइम है जिससे आपके अमाइनो एसिड्स बनते हैं, ठीक है। और ग्लायोफोसेट क्या करता है, इसको इनएक्टिवेट कर देता है, ठीक है। इसको इनएक्टिवेट कर दिया तो आपका क्या होता है, प्लांट्स की डेथ हो जाती है, क्योंकि देयर इज एब्सेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स, ठीक है। प्लांट डेथ हो जाता है। तो बेसिकली हम लोग वीड किलर के लिए यही यूटिलाइज करते हैं, ठीक है। EPSP, सॉरी, ग्लायोफोसेट यूटिलाइज करते हैं जिससे वीड्स खत्म हो जाए, ठीक है। तो ग्लायोफोसेट किधर अटैच, किसके साथ ये कर रहा है, कॉम्प्लेक्स बना रहा है, EPSPS को, ठीक है। सो EPSPS इज नॉर्मली सेंसिटिव, प्लांट का EPSPS इज सेंसिटिव टू ग्लायोफोसेट, ठीक है। तो आप बोलोगे कि फिर जेनेटिक इंजीनियरिंग करके फ़ायदा क्या? आप बेसिकली और किधर से आइसोलेट करोगे EPSPS? तो EPSPS जो क्या बोलते हैं,
एंजाइम है, ठीक है। तो हम लोग इधर प्लांट में क्या सेंसिटिव है, तो मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ क्या, कहीं और से EPS PS लेके आओ, ये एंजाइम लेके आओ जो कि इनसेंसिटिव हो टूवर्ड्स ग्लायोफोसेट। अगर इनसेंसिटिव रहेगा मतलब वो उसको रिकग्नाइज ही नहीं कर रहा है, तो ग्लायोफोसेट का असर ही नहीं होने वाला वो प्लांट पे, ठीक है। तो जो EPS PS है वो मैंने मतलब एज एन रिसर्चर्स ने देखा है कि EPS PS इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स, सॉरी बैक्टीरियल सेल्स ऑल्सो, ठीक है, बैक्टीरियल सेल्स, ठीक है। आप बोलोगे बैक्टीरियल सेल्स में कैसे है, अभी आ गया, ओके। तो बैक्टीरियल सेल्स में भी है, बट इट इज़ इनसेंसिटिव टू ग्लायोफोसेट, मतलब ग्लायोफोसेट कितना भी डालो तो वो बैक्टीरिया मरेगा नहीं, सिंपल, ठीक है। और अगर प्लांट में डालोगे तो ग्लायोफोसेट तो सारे प्लांट्स मारे जाएंगे, ठीक है। तो इसमें ये ऐसे केस में क्या हो सकता है कि मैं बैक्टीरिया से EPS PS को उठाऊँ, ये एंजाइम को उठा देता हूँ, और मैं क्या करता हूँ कि जो प्लांट का EPS PS को बंद कर देता हूँ, या निकाल देता हूँ या रिप्लेस कर देता हूँ विद दिस फंक्शनल इनसेंसिटिव EPS PS, ठीक है। तो मैं बेसिकली क्या कर रहा हूँ, प्लांट का एंजाइम को रिप्लेस कर रहा हूँ विद बैक्टीरियल एंजाइम, ओके, प्लांट में ही। तो प्लांट का मैं एंजाइम रिमूव करके मैंने बैक्टीरियल एंजाइम डाल दिया, ठीक है। तो प्लांट में क्या हो गया आपका E. coli फॉर एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आपने E. coli का EPS PS डाल दिया तो इट इज़ इनसेंसिटिव टुवर्ड्स ग्लायोफोसेट, ठीक है। प्लांट में डाल दिया तो ये क्या हो गया, रिकॉम्बिनेंट या जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट हो गया, ठीक है। और आप जितना भी वीड किलर डालोगे या हर्बिसाइड डालोगे तो ये प्लांट पे असर नहीं आएगा, ठीक है, जो टारगेट प्लांट है उस पर असर नहीं आएगा, ओके। तो ये काफ़ी अच्छे से दिखा रखा है इधर, ओके। तो आपने ये देखो ग्लाइफोसेट इनसेंसिटिव EPS PS ऑब्टेन फ्रॉम बैक्टीरिया आपने डाला और टबैको प्लांट को मॉडिफाई कर दिया, ठीक है, ओके। आपने उसमें केमिकल डाला ग्लाइफोसेट, तो जो नॉर्मल वाइल्ड टाइप है वो सब मारे गए, बट जो ट्रांसजेनिक प्लांट्स है वो जिंदा रह गए, क्योंकि उसमें EPS PS इज नॉर्मल, ओके। तो बैक्टीरिया का जो EPS PS है वो वर्किंग कंडीशन है अभी भी। होपफुली समझ में आए, यस और नो, ठीक है। तो ये EPS PS आपका एरोमेटिक अमाइनो एसिड बनाने के काम आता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। एरोमेटिक अमाइनो एसिड 3 टाइप के, समझ रहे हो, ऊपर से जरा बता दो मुझे, या रिपीट करना है, यस नो, हाँ कि ना, समझा सर। ठीक है। एक मिनट है। ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग इज, तो इधर जो मोसेंटो है उन्होंने फर्स्ट सोयाबीन मार्केट में उतारा था, जो कि विच कंसिस्ट ऑफ EPS PS ओरिजिन फ्रॉम बैक्टीरिया, ठीक है। ऑब्वियसली आप अगर आपको पता है मोसेंटो एक लार्जेस्ट कॉन्ग्लोमरेट है जो कि खाली सीड्स प्रोवाइड करता है, ठीक है, और उसका जो सीड्स के चार्जेस होते हैं वो कुछ अराउंड 5,000 का कुछ सीड्स रहते हैं, खाली 100 ग्राम के सीड्स, ठीक है। उतना महंगा बेचता है, बहुत महंगा बेचता है,
और तो मतलब वो काफ़ी कमाता है अगर उसने बेचा तो। फिर बहुत सारे कंपनीज भी आ चुके हैं जो कि ऐसी जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स प्रोवाइड करते हैं। ऑब्वियसली इंडिया में कुछ ही प्लांट्स है जो कि मॉडिफाइड वर्जन में अवेलेबल है, मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड यूटिलाइज किया गया। ओके। अभी एक और एग्जांपल है फ्लेवर सेवर का, ठीक है, फ्लेवर सेवर का। ओके, फ्लेवर सेवर में क्या हो रहा है आपका, मैं वाइट बोर्ड में आ जाता हूँ। फ्लेवर सेवर में क्या हो रहा है, अभी टमाटो है, ठीक है। ओके, तो टमाटो को आप क्या करते हो, अगर आप फार्मिंग आपका अगर आपने किया रहेगा तो टमाटो को जब राइप होता है, राइप मतलब जब पक गया वो, उसको ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं आप। ओके, एंड ट्रांसपोर्ट के बाद आपका कस्टमर को बेच सकते हो, ठीक है। और कस्टमर को पका हुआ फ्रूट ये मिलेगा, फ्रूटी है एक टाइप का टमाटो। ओके, नाउ थिंग इसकी जो टमाटो है जब तक वो ट्रांसपोर्ट होगा, तो लाइक फॉर एग्जांपल आपका जो खाना है ना, खाना है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स है, वो किधर से आते हैं, इनसाइड एकदम विलेजेस से आते हैं, राइट, या पंजाब से आता है या मध्य प्रदेश से आता है, तो उसको ट्रांसपोर्ट होने में कितना टाइम लगता है, 2 to 7 days तक जाता है, ठीक है। वो मंडी में जाएगा, मंडी से फिर इधर आएगा, ठीक है, तो +1 or 2 डे पकड़ के चलो, तो 8 डे पे आ रहा है। तो जब वो राइट फॉर्म में है तब वो और जब तक तुम्हारे हाथ में आएगा तब तक वो क्या हो जाएगा, पचका हो जाएगा उसका, ठीक है, पचका हो जाएगा मतलब वो पचक जाएगा, ठीक है। सो बिकॉज उसमें क्या होता है, इंजाइम्स प्रोड्यूस होते हैं जिसकी वजह से क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, इस ये सॉफ्टनिंग एंजाइम रहता है, उसको सॉफ्टनिंग एंजाइम बोलता है। तो ये क्या हो जाएगा, फ्रूट सॉफ्ट हो जाएगा, ठीक है, उसकी वजह से पचक जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो इसको समझाने के लिए एक और चीज़ है, आपने फ्रूट्स कभी लिए मार्केट से, फ्रूट्स या फ्रूट्स लेने गए हो कभी, तो फ्रूट को रैप किया जाता है, किस में रैप किया जाता है, पेपर में रैप किया जाता है। क्यों रैप किया जाता है, एनी आइडिया? यस, यस, किसी को पता है फ्रूट्स को पेपर में रैप क्यों करते हैं? यस, फ्रूट्स को पेपर में रैप क्यों करते हैं? देखो, मेन रीज़न ये है, अगर आप फ्रूट को पेपर में रैप करते हो तो फ्रूट में इथिलीन प्रोड्यूस होता है, ठीक है। फ्रूट को आपने पेड़ से तोड़ भी दिया तो इथिलीन प्रोड्यूस करता है, ठीक है। और क्या होता है कि जो इथिलीन है ये फटाक से एयर में उड़ जाता है, वेपराइजर, ठीक है। एंड इथिलीन इज द मेन प्रोडक्ट जिसकी वजह से आपका जो क्या होता है, अम, क्या फ्रूट का शेल प्रिजर्व रहता है। नहीं 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 नहीं, इथिलीन का क्या है कि इथिलीन फ्रूट को मैच्योर करने के काम आता है, ठीक है, या पकाने के काम आता है। अगर मैं टेक्निकल हिंदी लैंग्वेज में बोलूँ तो फ्रूट को पकने के काम में आता है, तो पक जाता है फ्रूट, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल लेमन ग्रीन कलर का कच्चा रहता है, ठीक है, और फिर येलो कलर का क्या हो जाता है, इट इज़ बीइंग मैच्योर्ड या पक जाता है, ठीक है। तो इथिलीन मेजर रोल प्ले करते हैं एंड दैट थिंग, ठीक है, ये नेचुरल प्रोसेस है, ओके, नेचुरल प्रोसेस है। तो जब आप फ्रूट्स लेते हो तो वो पेपर में रैप्ड रहता है एंड क्या होता है, पेपर में इथिलीन ट्रैप हो जाता है, ठीक है, इथिलीन ट्रैप हो जाता है, ओके। तो इथिलीन ट्रैप हो जाता है तो नॉर्मली वो ट्रांसपोर्ट में पक जाता है, ट्रांसपोर्ट करते वक्त पक जाता है, ठीक है। जब तक वो हाथ में आता है तो वो पका हुआ रहता है, ठीक है, या कुछ पार्ट्स कच्चे भी रहता है अभी। और दूसरा थिंग है, दूसरा भी है, आप पाउडर उस पर लगा सकते हो फ्रूट पे। अगर आप देखोगे फ्रूट्स में पाउडर लगा रहता है, वाइटिश पाउडर, ठीक है, वो अच्छा नहीं रहता है, बट उसको वो क्या होता है, आर्टिफिशियल राइपनिंग बोलते हैं उसको, राइपनिंग केमिकल बोलते हैं। तो उसको उसके थ्रू फ्रूट को राइप किया जाता है या मैच्योर राइप
मैच्योर नहीं, राइप, ठीक है, राइप, तो राइप किया जाता है। ओके, ठीक है, तो ये समझा। इथिलीन इज अ मेजर नेचुरल, जो नेचुरली प्रोड्यूस होता है उसके वजह से फ्रूट्स राइप राइप होता है, ठीक है। एक केस स्टडी और बताऊंगा, बट ये हम लोग पहले देख लेते हैं। तो फ्लेवर सेवर कहाँ से बना? तो फ्लेवर सेवर इधर से बना, ठीक है। तो हम लोग क्या बोल रहे थे? इथिलीन के बारे में। और ये पॉलीगैलेक्टोयूरेनेस, ये फ्रूट सॉफ्टनिंग एंजाइम है। तो मतलब वो जो क्या होता है, एक बार राइप हो गया फ्रूट, उसके बाद फिर वो क्या हो जाता है, वो खराब होना चालू होता है, तो उसमें वो क्या होता है, सॉफ्ट होना चालू हो जाता है फ्रूट। जैसे आप टमाटर, अगर आप इफ़ यू बाई टमाटर, तो यू चेक कि वो हार्ड है सॉफ्ट है, अगर सॉफ्ट रहेगा तो लेते नहीं हो, ठीक है। ओके, सो उसमें उससे पता चल जाता है, इट इज़ वन ऑफ द फिजिकल फीचर कि वो पॉलीगैलेक्टोयूरेनेस जो एंजाइम है वो प्रोड्यूस हो चुका है, जिसकी वजह से फ्रूट सॉफ्ट हो गया। मतलब आपका जो शेल्फ लाइफ है वो कम हो गया, 1 to 2 days में ही खाना पड़ेगा आपको, नहीं तो नहीं, अच्छा नहीं रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है, तो जो इन्होंने क्या किया, जो कैलजीन साइंटिस्ट है, उन्होंने क्या किया कि अच्छा, और ये टमाटो का भी ऐसा है, अगर आर्टिफिशियल राइप करोगे उसको तो उसका फ्लेवर नहीं आता, टमाटो का फ्लेवर नहीं आता, ठीक है। टोमेटो को याद रखो, अगर आर्टिफिशियल राइप करोगे ना फ्रूट्स को, तो उसका फ्लेवर नहीं आता है। आप वाइट केमिकल्स जो डालते हो उसका फ्लेवर नहीं आता, ठीक है। तो इससे अच्छा क्या कर सकते हो आप मतलब एज एन कैलजीन जो साइंटिस्ट है, उन्होंने क्या किया, जो पॉलीगैलेक्टोयूरेनेस जो जीन था उसका एक बैकवर्ड कॉपी डाल दिया इन ओरिएंटेशन में, और उसको प्रोमोटर के साथ अटैच कर लिया, ठीक है। उससे क्या होगा, उससे ये चीज़ होने वाली है, okay। देखो, आपका फ्रूट में क्या है, पॉलीगैलेक्टोयूरेनेस एंजाइम है, ठीक है। ओके, तो ये मैं एक जीन से बता रहा हूँ, ओके। तो ये जैसे एग्जांपल 5' है, 8 3' है, और ये इधर से इधर हो रहा है, एक्सप्रेस हो रहा है। इसकी वजह से क्या हो रहा है, फ्रूट को सॉफ्ट हो रहा है। अभी मैं क्या करूँगा, जो ये जीन है, ठीक है, इसको निकालूंगा 5' 3', ऐसे किए साइंटिस्ट लोगों ने, एंड इसका mRNA निकालूंगा, ओके। mRNA निकाला, ओके। mRNA निकालने के बाद मैंने क्या किया, इसको रिवर्स डायरेक्शन में, mRNA निकालने के बाद इसको रिवर्स डायरेक्शन में cDNA अप्लाई किया, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, तो इससे क्या होगा, ये जब एक मिनट, सॉरी, ओके। तो ये जब भी प्रोडक्ट जनरेट करेगा, ओके, ये वाला चीज़ तो नॉर्मली ऐसे बनता है। मैंने क्या किया है, उसका कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड जनरेट करने के लिए कोशिश की। तो ये क्या होगा, इसको बोलते हैं आरएनए इंटरफेरेंस या आरएनएआई। तो आरएनएआई या आरएनए इंटरफेरेंस क्या करता है कि जो डीएनए से एमआरएनए जनरेट होता है, जिसकी वजह से जैसे पॉलीगैलेक्टोयूरेनेस एंजाइम जनरेट होगा, तो उसके अगेंस्ट एक मैं एमआरएनए खड़ा कर दूंगा, जो कि इसको जाके बाइंड कर लेगा। जितना भी ये जीन एमआरएनए जनरेट होगा, उसके अगेंस्ट में एक एमआरएनए खड़ा कर दूंगा, जो कि इसको जाके बाइंड कर लेगा, ठीक है। ओके, मेरे टारगेट ये इसको इधर जाके बाइंड कर लेगा। अभी इससे क्या होगा, ये दोनों रिवर्स ओरिएंटेशन में, मतलब जैसे ये फॉरवर्ड ओरिएंटेशन में, तो ये रिवर्स ओरिएंटेशन में, ताकि ये बाइंड कर ले, परफेक्टली बाइंड कर ले, ठीक है।
ये एक बार बाइंड हो गया तो इससे ट्रांसलेशन नहीं होगा, और ट्रांसलेशन नहीं होगा मतलब क्या होगा, आपका पॉलीगैलेक्टोयूरिनेज जनरेट ही नहीं होगा। ठीक है, पॉलीगैलेक्टोयूरिनेज जनरेट नहीं होगा तो क्या होगा, आपका जो सॉफ्टनिंग जो होता है, फ्रूट सॉफ्टनिंग होता है, वो बंद हो जाएगा। ठीक है, फ्रूट सॉफ्टनिंग बंद हो जाएगा। तो इसके अगेंस्ट में एक mRNA खड़ा कर दूंगा जो कि इसको बाइंड करेगा। ठीक है, इसको एक बार बाइंड कर लिया तो इसका जो एक्सप्रेशन है वो रुक गया पूरा का पूरा। ऑब्वियसली एक बार एक्सप्रेशन रुक गया तो पॉलीगैलेक्टो जो फ्रूट रहेगा वो हार्ड का हार्ड ही रहेगा, मतलब परफेक्टली राइप्ड बट इट इज़ नॉट बी सॉफ्ट, सॉफ्ट नहीं रहेगा, हार्ड रहेगा। ठीक है, तो आप यूटिलाइज कर सकते हैं। हार्ड होने से क्या होगा, जितने भी केमिकल्स है, फ्लेवर्स है, वो प्रिजर्व रहेंगे। ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं फ्लेवर सेवर, मतलब फ्लेवर को सेव करके रखा हुआ। समझ रहे हो, ऊपर से जा रहा है, बता दो मुझे कि कुछ रिपीट करना है। किसी को रिपीट करवाना है तो बता दो मुझे। यस, सो गए सब लोग? No, sir. समझ में आ रहा है? Yes, sir. No repeat. ठीक, ओके। तो इससे क्या होगा, आपका जो टोमेटो राइपनिंग है वो स्लो डाउन हो जाएगा। ठीक है, और ये आराम से उसको ट्रांसपोर्ट भी कर सकते हो, जिसकी वजह से जो फ्लेवर है वो वैसे का वैसे रह जाएगा। तो अगर फ्रूट सॉफ्ट भी हो गया, अगर फ्रूट सॉफ्ट होता है तो हैंडलिंग एंड शिपिंग में आपका जो फ्रूट है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। बट इधर क्या है, फ्रूट हार्ड है, कड़क है, तो आप उसको आराम से ट्रांसपोर्ट भी कर सकते हो, शिप भी कर सकते हो। ठीक है, और जब तक कस्टमर के हाथ में आएगा तब तक वो हार्ड अच्छा रहेगा, हाई क्वालिटी रहेगा। ठीक है, ओके, ओवर राइपनिंग भी नहीं होने वाला। तो फ्लेवर सेवर को जो टोमेटो है उसको वैसे ही एडवर्टाइज किया था कि ये टेस्ट अच्छा लगेगा। ठीक है, अगर आर्टिफिशियल राइपनिंग से अच्छा है कि आप जैसे फ्रेश होम ग्रोन टोमेटो खाते हो वैसे ही आपको लगेगा। ठीक है, बट ये चला नहीं, क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली आप मॉडिफाई कर रहे हो, इतना सारा काम कर रहे हो, आपने रॉयल्टी डाल दी। ठीक है, बट टोमेटोज में रॉयल्टी डाल दी, तो रॉयल्टी डालने के बाद क्या हो गया, टोमेटो एक्सपेंसिव हो गया। मतलब जैसे अगर मुझे अभी करंट पर अगर 40 रुपए का टोमेटो मिल रहा है 1 किलो, तो ये वो लोग 100 रुपए में बेच रहे थे। ठीक है, ऑब्वियसली कोई खरीदेगा नहीं, तो इट इज़ एन एक्सपेंसिव प्रोडक्ट। ठीक है, इसकी वजह से इसका जो कमर्शियल सक्सेस नहीं हो पाया, और इसकी वजह से अभी ये ऑफ द शेल्फ है, मतलब मार्केट में प्रेजेंट नहीं है। ओके, दूसरा जो है मेन, ये है बीटी कॉटन के बारे में। सो होपफुली यू नो अबाउट बीटी कॉटन। क्या होता है बीटी कॉटन? यस, बीटी कॉटन, होपफुली सब लोग ने सुना रहेगा, बीटी कॉटन है क्या? यस, एक मिनट। ओके, यस, बीटी कॉटन सबको पता होगा। Yes, Uh, sir. so बीटी कॉटन इज नथिंग बट बैसिलस thuringiensis। ठीक है, ओके, और बैसिलस thuringiensis, हाँ, करेक्ट करेक्ट। तो बैसिलस thuringiensis आपने उसका एक पर्टिकुलर जीन उठा के आपने प्लांट में डाल दिया, सिंपल। इससे क्या होगा? ओके, देखते हैं एक बार। इधर है भाई। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जो बीटी कॉटन है, एक मिनट, आई थिंक इधर है क्या? ठीक है,
तो इधर क्या किया, जो बैसिलस thuringiensis था, ये एक टाइप का बैक्टीरिया, ठीक है। तो ये इसमें एक जो जीन है उसका नाम है क्राइजीन, ठीक है। क्राइजीन क्यों बोल रहे हैं, एक क्रिस्टल्स जब ये एक्सप्रेस होते हैं प्रोटीन्स, तो ये जो प्रोटीन जब बनता है वो इट इट इज शेप लाइक क्रिस्टल्स, ठीक है। और अगर ये किसी ने प्रोटीन खा लिया, मतलब एज एन इंसेक्ट्स ने प्रोटीन खा लिया, तो इंसेक्ट के गट में क्या होता है, अंडर अल्कलाइन कंडीशंस सिल्क ये सॉरी क्रिस्टल्स फॉर्म होते हैं, ठीक है। एंड क्रिस्टल फॉर्म होने की वजह से क्या होता है, उनका जो गट रहता है उसमें ऑब्वियसली पंचर हो जाता है, मतलब एज इन होल्स जनरेट हो जाता है, ठीक है, पंक्चर हो जाता है, ठीक है, ठीक है। अभी जो गट में अगर होल्स जनरेट हो गए तो ऑब्वियसली पूरा खाना जो भी न्यूट्रिएंट्स है सब बाहर निकल जाएगा, एंड जो इंसेक्ट है इट विल डाई ऑफ ऑफ गट लीकेज। हो जाता है। हाँ क्या क्या गट लीकेज की वजह से, हाँ गट लीकेज की वजह से मर जाएगा ऑर्गेनिज्म, सिंपल है, ठीक है। तो क्राइजीन रहता है ये, ओके। सो क्राइजीन में भी डेरिवेटिव्स है, मतलब फुल लेंथ नहीं, शॉर्ट, उसको थोड़ा छोटे छोटे जीन्स रहते हैं, ओके। मतलब इधर से काट दिए, ओके, मॉडिफाई किया एंड चेक किया कि रिसर्चर्स ने चेक किया कि कौन सा वर्कआउट करेगा, ओके। होपफुली समझा रहेगा। तो इस हिसाब से जो बीटी कॉटन जनरेट किया गया, ठीक है। इंडिया में सबसे ज़्यादा फेमस या इनफेमस मैं बोल सकता हूँ बीटी कॉटन है। There was BT brinjal also, but it was rejected because of public uproar. Okay, because BT cotton का जैसा रिजल्ट आया, it was very 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 नेगेटिव, ठीक है। क्यों नेगेटिव उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। तो बीटी कॉटन, ओके, तो बीटी कॉटन जो आई थिंक मसेंटो दे रहा था, उसका भी सेम था कि आपका 5,000 रुपीज़ में 100 ग्राम सीड्स, 100 सीड्स कुछ मिलते हैं करीबन, ठीक है। तो जो एक एक एवरेज फार्मर है, एक मिनट है, ओके। सो इधर क्या है, बीटी कॉटन। तो बीटी कॉटन का क्या देख रहे हैं हम लोग, इधर जो बीटी कॉटन है, मैंने बताया। एंड इसमें क्या था कि ऑब्वियसली क्रिस्टल जीन्स से, ओके। नाउ तो क्राइजीन को कैसे इंसर्ट किया गया था इनटू यूजिंग अगारोबैक्टीरियम ट्यूमेफिशंस, ठीक है। और उसके थ्रू इंसर्ट किया गया टी आई में, टी आई प्लाज्मिड के थ्रू, ठीक है। अभी कैसे किया गया, एक मिनट इधर आओ। तो इससे क्या हुआ आपका, जो आपको एडिशनली जो इंसेक्टिसाइड्स डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी, इंसेक्टिसाइड्स डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि यू आर मेकिंग प्लांट्स इंसेक्ट रेजिस्टेंस, ठीक है।
अभी जो बीटी कॉटन जो महाराष्ट्र में या कुछ पार्ट ऑफ इंडिया में जो यूटिलाइज किया गया, क्यों यूटिलाइज किया? क्योंकि इंसेक्टिसाइड्स बहुत ज़्यादा यूटिलाइज हो रहा था, एंड जो इंसेक्ट्स से वो इन्फेक्ट कर रहे थे प्लांट्स को, ठीक है, इवन आफ्टर एडिंग इंसेक्टिसाइड्स। उधर आया फिर बीटी कॉटन को, मतलब काफ़ी जो फार्मर्स है दे स्टार्टेड यूजिंग बीटी कॉटन, ठीक है। ओके, तो कोई कोई मिस रिप्रेजेंट भी करता है बीटी कॉटन को, बायोटेक्नोलॉजी कॉटन भी बोलता है, बट इट इज़ रॉन्ग, ठीक है। तो बीटी कॉटन इज बैसिलस thuringiensis। तो ये बीटी प्रोटीन की वजह से क्या होता है, इंसेक्ट्स मर जाते हैं या इंजर्ड हो जाते हैं। ओके, तो ये मैंने बता दी। ओके, ओके, इधर तक ही आई थिंक लिमिटेड है, बट दूसरे उसमें अच्छे से दे रखा है। एक मिनट, वैसे और भी मॉडिफिकेशंस हुए प्लांट्स में, जैसे फॉर एग्जांपल किधर किधर किधर, जैसे अमाइनो एसिड प्रोडक्शन करना या विटामिन प्रोडक्शन करना इन प्लांट्स, ठीक। आपको खाली खाना खाना है और फिर आपको अमाइनो एसिड्स और विटामिन मिल जाते हैं, एकदम सिंपल। तो इससे क्या होगा, आपका जो वर्ल्ड हंगर है, क्योंकि पॉपुलेशन इतना ज़बरदस्त हाई है कि आपको जो फूड प्रोड्यूस हो रहा है वो काफ़ी कम प्रोड्यूस हो रहा है उसके कंपैरिजन में, एंड न्यूट्रिएंट लेवल भी कम है। ओके, तो इधर आ जाता है जो बीटी कॉटन है, इट इज़ अ टाइप ऑफ ट्रांसजेनिक प्लांट, ठीक है, या जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट बोल सकते हैं। ओके, एंड इसमें आई थिंक पीयर्स में काफ़ी अच्छा दिया हुआ है। अच्छा, यू कैन रेफर पीयर्स ऑल्सो, उसका पेज नंबर इधर देखो, ये एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के अंदर पेज नंबर इधर देखो 547 है, वो उसको भी रेफर कर सकते हो। ओके, इधर ये भी रेफर कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मैं इधर आ जाना चाहता हूँ इधर। तो ये इधर जो छोटे वाले जो फ्रैगमेंट्स थे बीटी क्राइजीन के, वो यूटिलाइज किए गए फॉर प्रोड्यूसिंग बीटी कॉटन। अब बीटी कॉटन फार्मर्स ने फर्स्ट 2 इयर्स में काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिले, ठीक है, बट आफ्टर दैट इधर क्या हुआ, इधर डिक्रीज होना, प्रोडक्शन डिक्रीज होना चालू हो गया। ओके, एंड ऑब्वियसली जो प्लांट्स थे वो सीडलेस वैरायटी के थे, मतलब उसमें सीड्स प्रोड्यूस नहीं हो रहे थे, ठीक है। एवरी टाइम एवरी ईयर जो फार्मर्स को कॉटन, ये बीटी कॉटन के सीड्स खरीदने ही पड़ते थे। ये डिसएडवांटेज था, या उसको वैसे ही डिज़ाइन किया था प्लांट को कि इट विल नॉट प्रोड्यूस सीड्स, ठीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग, तो प्रोडक्शन लो हो गया, सीड्स बाई करने पड़ रहे थे। प्रोडक्शन लो क्यों हुआ, उसका भी रीज़न है। तो अगर मैं बीटी कॉटन के बारे में बात करूँ, तो बीटी कॉटन में ये अंगेस, जैसे मैं बोल सकता हूँ, एक पॉजिटिवली इफेक्ट करते हैं इंसेक्ट्स, और एक नेगेटिवली इफेक्ट कर सकते हैं इंसेक्ट्स। तो आप बोलोगे नेगेटिवली इन्फेक्ट कर सकते हैं, मतलब क्या? मतलब ये नेगेटिवली इफेक्ट करते हैं प्लांट्स को, ठीक है, बीटी कॉटन को, ठीक है, कॉटन प्लांट्स को। तो ये इधर आ गया बॉल वर्म, ठीक है, आई थिंक वाइट वर्म या बॉल वर्म बोलते हैं। तो ये क्या होता है, ये कॉटन को, प्लांट्स को डिस्ट्रॉय कर देता है, सिंपल है। तो ये हो गया नेगेटिव रिलेशनशिप में रहता है, ठीक है, बॉल वर्म। और ये इसका क्या हुआ कि इन्होंने बीटी कॉटन को खा खा के जैसे 99% पॉपुलेशन, जेनेटिक्स हम लोगों ने पढ़ा ना, 99% पॉपुलेशन मारी गई, ठीक है, बॉल वर्म की। बट जो 1% बच गई, विच वॉज रेजिस्टेंट टू दिस बीटी क्राइजीन को रेजिस्ट कर रहा था। तो ये जो 1% या 0.1% जो बच्चे कुचे थे बॉलवर्म, इन्होंने पॉपुलेशन को मतलब पूरे रिपॉपुलेट किया, और 99% या 100% में आ गए, ठीक है। इसकी वजह से क्या हो गया, बीटी रेजिस्टेंट वैरायटी, बीटी सॉरी क्रिस्टल बीटी क्रिस्टल रेजिस्टेंट
इंसेक्ट्स जनरेट होना चालू हो गए, मतलब वो दे वर टॉलरेटिंग दिस, एंड इसके वजह से क्या हुआ, इन्होंने बहुत अच्छे से ये कॉटन प्लांट्स को खा के ख़त्म किया। ठीक है, अभी दूसरा जो वर्म्स कौन से हैं जो पॉजिटिव इफेक्ट करते हैं, ऑब्वियसली मैं इधर बात कर रहा हूँ हनी बीज की। हनी बीज हो गया, ठीक है, या बटरफ्लाई हो गया। आप बोलोगे इसका क्या रोल है, मेजर रोल है बटरफ्लाई का एंड हनी बीज का, ये क्या पोलिनेशन में काम करता है। ठीक है, अभी जो बीटी क्रिस्टल थे वो इनको इफेक्ट कर रहा था, इसको भी इफेक्ट कर रहा था, तो इनकी पॉपुलेशन कम हो गई, इनकी पॉपुलेशन कम हो गई, और बॉम बॉम जो है रेजिस्टेंट हो गए, तो इनकी पॉपुलेशन हाई हो गई। ठीक है, तो एक तो आप अच्छे ऑर्गेनिज्म को मार गए और आपने बुरे ऑर्गेनिज्म को और खतरनाक बना दिया। ठीक है, सिंपल। तो इसके वजह से बीटी कॉटन पे का प्रोडक्शन इतना कम हुआ, इतना कम हुआ कि फार्मर्स जो बीच में हुआ था कि इतने फार्मर्स ने सुसाइड किया था, बिकॉज उन्होंने इतना सीड्स खरीदने के लिए इतना खर्चा किया था, इतना खर्चा किया था। ठीक है, तो आपने सुना रहेगा 10 to 15 ईयर्स तक फार्मर्स वेयर मतलब सुसाइड ही कर रहे थे, एंड दैट वाज मोर इन महाराष्ट्र, मराठवाड़ा रीजन में बहुत लोग। ठीक है, इसलिए जो बीटी ब्रिंजल था उसको फिर ये रीज़न की वजह से उसको परमिशन नहीं दिया गया। आई थिंक 2009 10 या 11 का बात है। ठीक है, 11-12 का बात है शायद। ओके, नेक्स्ट है, किधर है, किधर किधर है। तो इधर भी रेफर कर सकते हैं, इधर भी अच्छा दिया हुआ है। ओके, तो खाली जेनेटिकली मॉडिफाइड आपका कॉटन नहीं हुआ, बाकी कंट्रीज में अगर आप देखोगे वाटरमेलन मोज़ेक वायरस जो है ये, ठीक है, तो ये जो कुछ वायरसेस को यूटिलाइज किया गया टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट अदर वायरसेस। ठीक है, और फिर आपका जैसे इधर है जेनेटिकली इंजीनियर्ड, और कौन से प्लांट्स है, सोयाबीन हो गया, ठीक है, कॉर्न हो गया। अच्छा, एक मेजर रोल ये भी है, जब ये बीटी कॉटन है तो कॉटन जो सीड्स है उसमें लिपिड्स भी रहते हैं, तो कॉटन सीड ऑयल भी लोग बनाते हैं। ठीक है, और ये अगर ये आपने कॉटन सीड ऑयल, बीटी कॉटन सीड ऑयल खाया तो आपके पेट में भी अल्कलाइन रीजन है इंटेस्टाइन में। ठीक है, तो ऑब्वियसली क्रिस्टल जीन्स उधर भी बनेंगे। ठीक है, तो ये मेजर कंसर्न था, तो उस समय फिर बोला गया कि बीटी कॉटन का फिर आप ऑयल नहीं बनोगे। ठीक है, ओके, नेक्स्ट है अभी सोयाबीन हो गया, फॉरेन यूएस में सोयाबीन है, कॉर्न है, ये जेनेटिकली इंजीनियर किया गया। ठीक है, तो इसको आप हो सके उतना अवॉइड कर सकते हैं। वैसे और भी है कॉर्न, पोटैटो, टोमेटो, कॉटन प्लांट्स, इनमें भी बैसिलस बीटी जीन का डाला गया। ठीक है, हम लोगों ने देखा डेयरी कैटल वाला, ठीक है, एंड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स भी बना सकते हैं उससे। ओके, बीटा लैक्टोग्लोबिन का भी एग्जांपल देख लिया, आप इधर से भी पढ़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो एक बार इसको पढ़ के देख लेना। एक आपका पीएस हो गया इधर 547, 548, और आपका आई जेनेटिक्स बुक हो गया। ठीक है, ये वाला, उसको भी एक बार देख लेना, काफ़ी अच्छे से दे रखे हैं। ये एक्चुअली पीसीआर के बाद ही है, जस्ट जीन थेरेपी के बाद में। जीन थेरेपी इधर है, और इसके बाद ही कंटिन्यूस में बायोटेक्नोलॉजी कमर्शियल प्रोडक्ट्स के नीचे ये सारे जेनेटिक इंजीनियरिंग ऑफ प्लांट्स हो गया, ठीक है, एनिमल्स हो गया, तो ये चेक कर सकते हो इजीली। ठीक है, ओके, समझ में आया कि ऊपर से क्या, बता देना मुझे। यस, सो रहे सब लोग।
वाह, 7 लोग बाकी है, 7 लोग निकल गए, वाह, सही है। समझ में आया सबको? यस, ओके।